अब वजन कम करना कितना बड़ा मार्केट है सबको पता है कि It's a big itself is a business, big yeah. market. Yeah. Stretch marks are basically dermal fractures. बॉडी के लिए लाइफ सेविंग ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, उस तरफ न्यूट्रिशन जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है rather than बाल की तरफ. So बालनेस को ट्रीट करने के लिए या तो कैमोफ्लाज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिसिन्स, PRP, हेयर ट्रांसप्लांट. सो 10,000 हेयर हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. मेरे पास लोग आते हैं कि मुझे थोड़े ये चिक बोन हाई चाहिए, Okay. मुझे थोड़ा ये पॉइंट ही चाहिए. Okay. हेलो नमस्ते एंड वेरी वेरी वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ वाइब है. जैसा कि आप देख रहे हो आज हमारा सेटअप नया है. वी आर इनटू अ न्यू स्टूडियो एंड हमारे जो आज के गेस्ट हैं ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन. सो जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ एक बहुत ही प्यारी और स्पेशल बात है. वेन एवर आई स्पीक टू हिम ऑलवेज किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने से पहले स्माइल से शुरुआत करते हैं जैसे कि अभी कर रहे हैं. एंड ही इज़ अ सुपर पॉजिटिव पर्सन. मेरी जितनी भी उनके साथ इंटरेक्शंस हुई है हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट ही किया है. तो लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर उमंग कोठारी एंड ही इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट. That's right. If you want to know about all the latest trends, he is the right person. Thank you. Thanks for coming. Thank you Nakul, thank you Rajiv for inviting me for this episode. Let me give you my brief introduction. Sure. So I have done my MBBS from JJ Schools, that's in Baikalla, that's JJ Hospitals and Grand Medical College. Right. And after that I have gone to Baroda Medical College for my Masters in General Surgery. Over there I was there for 3 years, and after that I went to Medanta, Gurgaon for my plastic surgery training. So that's the place where I met Nakul. Since then we have been in touch. Yes. After Gurgaon, I came back to Mumbai. I started my own center in Malad. Right. The name of the center is the Hair and Shape Clinic. Right. And that's where I practice what I do, which is a plastic surgery in that clinic. I've always seen your big banner on a mid chowki signal. That's So right. मैं हमेशा देखता था, अभी पता चला कि इनका है ये. लेकिन आपने इतनी पढ़ाई, नॉर्मली डॉक्टर को बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद उनका जो बोलता है वो इनकम चालू होता है. अपने तो पहले आउट गोइंग ही होता है ना. तो आपने कितने साल लगाए थे सब करने में? So by the age of 30, I was having all my degrees. So basically पहले MBBS डिग्री होती है जो 5.5 साल तक कोर्स चलता है. And then there is a Masters in General Surgery जो और 3 साल जाता है. And फिर और 3 साल आता है सुपर स्पेशलिटी ब्रांच के लिए. Right. So I would say 30 years की पढ़ाई है. Wow. And उसके बाद फिर इनकमिंग चालू हुआ जैसे आपने Incoming, राइट yeah. So ये सब पिछले जन्म के पापों का नतीजा है. और आई थिंक बचपन में शरारतें बहुत होती होगी थी. पापा ने बोला जा इधर जा. So why this what you I mean लोग MBBS करते हैं और उसके बाद में वो चूज करते हैं कि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही करना है बचपन से? राजीव, यू विल बी सरप्राइज, मैं एकदम ही कंफ्यूज था स्टार्टिंग में कि मुझे क्या करना है. जो हमेशा लोग होते जो हैं. हमेशा लोग होते हैं Yeah. बिकॉज यू आर बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी फैक्टर्स व्हेन यू आर ग्रोइंग एज अ चाइल्ड. Right. मेरे जर्नी में मेरे डैड जो एक डेंटिस्ट है, हाँ. जो भी 42-43 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं. मेरे बड़े भाई जो अभी एंडोडोंटिस्ट है. तो जिन लोग का बहुत बड़ा हाथ रहा है हमेशा एक ग्रोइंग फेज में कि वो अच्छा. जो कर रहे हैं शायद से उतना भी कर ले तो बहुत है बहुत है, करके. yeah. बट मैं डरता था कि शायद से मैं इतनी पढ़ाई ना कर पाऊँ हाँ. करके. सो मैंने कॉमर्स सब कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश की. बट दैट टाइम द डैड वाज लाइक रैंक अच्छा आया है, परसेंटेज अच्छा आया है 10th में, ट्राई तो कर साइंस में. हाँ. एंड दैट्स व्हेयर आई सिलेक्टेड साइंस. एंड मैं मिठीबाई में गया जैसे कि यहाँ के हैपनिंग कॉलेज है. एंड देयर आई रियलाइज दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू, साइंस. एंड जैसे जैसे मैं ये ब्रांच में आगे चलते गया तो मेरा विजन और क्लियर होते गया. MBBS में एडमिशन लिया. MBBS में सेकेंड ईयर में डिसाइड कर लिया था कि जनरल सर्जरी करेंगे, क्योंकि तभी एक बाइफर्केशन आ रहा था कि या तो सर्जरी करेंगे या तो कंसल्टिंग की जॉब होती है, जैसे फिजिशियन हो जाता है. Right. Correct. Those are the more analytical person. They think a lot. They research a lot. They are mainly dependent on medical background and theoretical background का बहुत ही strong होना चाहिए. सर्जन्स थोड़े कूल रहते हैं कि ये चीज़ इसको ख़त्म कर दो, बस हमें और नहीं याद है. Correct. But that was a thing which excited me.
and that's how I became a general surgeon. And general surgery की जर्नी में ही सेकेंड ईयर में I had decided कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करूँगा. वो क्या नोट था डॉक कि जहाँ पे आपको लगा कि नहीं मेरे को कॉस्मेटोलॉजी या प्लास्टिक सर्जरी के अंदर जाना है? So plastic surgery is a problem solving branch. प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अभी भी बहुत सारी अफवाह है या मिसनॉर्मर है. एंड ये मेरे कंसल्टिंग चैम्बर में बहुत ही कॉमन जोक है. कोई भी बंदा आता है मेरे पास और बोलता है कि सर मेरा फेस चेंज करना है, या मतलब वो सिर्फ बॉलीवुड में हो सकता है या टीवी सीरीज. Yeah, there was a film called Face Off. क्योंकि बहुत सारी सीरियल्स में या बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज में जब भी कुछ चेंज करना होता है तो वर्ड यूज किया जाता है कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं. और जानने अनजाने में उसने सोसाइटी पे ऐसा इन्फ्लुएंस किया हुआ है. बट इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रांच इन द सेंस कि अगर कोई प्रॉब्लमेटिक वुंड है या कोई कैंसर होने के बाद कोई डिफेक्ट बनी हुई है, ट्रॉमा होने के बाद उंगली कटी हुई है, उसको वापस ज्वाइन करना है, मेजर एक्सीडेंट होने के बाद फेस डिस्टॉर्ट हो चुका है, उसको वापस से करना है, तो ये सारा काम प्लास्टिक सर्जरी के पास आता है, जिसमें सब जगह पे से अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है वो बाद में प्लास्टिक सर्जरी की तरफ आ जाता है. तो इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रांच. सो द आइडिया इज लाइक वी डील विथ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू. अगर आपने सुना होगा हार्ट का सर्जन है, ये ब्रेन का सर्जन है, ये किडनी का सर्जन है, ये कैंसर का सर्जन है. मैं स्किन का सर्जन हूँ, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू का. तो उसमें नसें आ जाती हैं, नर्व्स आ जाती है, चर्बी आ जाती है, बाल आ जाते हैं. तो इसलिए उसका स्पेक्ट्रम बहुत वास्ट है. So that's why the plastic surgery is a problem solving branch, and my job is to make people be comfortable in the skin given to them. If they are already comfortable, they don't require us. If they are not, then definitely we are here to help you out. Doctor, what you are talking is one part of it. There's another part of it जो आजकल बहुत in है मार्केट के अंदर. Everybody wants to good look because Instagram is there, Facebook is there, social media is there. Yes. Everybody is trying really hard to look really good just as they are in the filters. That's right. So right. According to you, what thing is so much in the market जो आजकल सब हर कोई करवाना चाहता है? So नकुल, अगर इसको हम और ब्रीफली बात करें तो इट्स अबाउट अ डेवलपिंग इकोनॉमी. ऐसे जैसे हम MBC में पढ़ाई करते हैं, हर एक कंट्री के सेट ऑफ डिजीज रहते हैं. एक डेवलपिंग कंट्री के अलग सेट ऑफ डिजीज रहते हैं, डेवलप्ड कंट्री के अलग रहते हैं. तो अगर हम अपने ही बचपन की बात करें, सो जो इन्फेक्शंस डिसीज रहते हैं, मलेरिया, कॉलेरा, ये सारे डिसीज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे क्योंकि तभी सैनिटरी इश्यूज बहुत ज़्यादा थे. धीरे धीरे अपनी सोसाइटी चेंज हो रही है, अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग होते जा रही है, यूथ के पास अच्छा खासा पैसा है, दे डोंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द फैमिलीज ऑफ देयर प्रीवियस जनरेशन, जो अपने प्रीवियस जनरेशन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. सो ये सब एक इंटरकनेक्टेड चीज़ें हो जाती है. जैसे कि ये सारे जो डिमांड्स है यूथ की, नॉट ओनली यूथ, मैं सब लोग की बात कर रहा हूँ, ये डेवलप्ड कंट्री में काफ़ी टाइम से थी. अपनी कंट्री अभी जस्ट एक्सपोज हो रही है ये सब चीज़ों को लेके. To be beautiful and to look good is the birthright of every individual. Right now, people have that much amount of money and they have certain goals in their life कि मुझे ऐसा दिखना है या मुझे ये चाहिए अपने बॉडी में. If that is a realistic expectation, then definitely वो हमारे पास आते हैं, हम उनको कुछ रिजल्ट डिलीवर करते हैं and then they are happy with what we deliver or what they expect. At the same time, अगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि यार मुझे तो ऐसी बॉडी चाहिए, ऐसा ही लुक चाहिए, 6 मिलीमीटर ऐसा, 2 मिलीमीटर ऐसा, सो उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है. हम उनको हैप्पीली बोलते हैं कि बॉस आप अपना फोकस लाइफ के दूसरे पहलू पे डालो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू डोंट रिक्वायर अस. बट अगर वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, देन वाई नॉट. सो टू आंसर योर क्वेश्चन शॉर्टली, आई वुड से नकुल, इकोनॉमी चेंज हो गई है, लोगों के पास उतना पैसा भी है, अवेयरनेस भी है, and more than that people are into their self love more nowadays कि मुझे अपने लिए करवाना है. It's not about कि मेरे स्पाउस ने बोला ये करवाना है या मेरे फ्रेंड्स ने बोला है. So this is the way I want to look. and ये भी काफ़ी इन है, इसलिए हम लोग इन है.
वेरी ब्यूटीफुली सेड। जैसे कि हेयर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी जाता है लोगों को तो लोगों का थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस निकलना चालू हो जाता है राजीव, क्योंकि समाज जो हिसाब से उनको देखते हैं, अरे अंकल को कुछ बोल दो ना, तो उनको थोड़ा अंकल वाला फील आने लग जाता है। तो मुझे लगता है कि वो खुद के लिए भी वो करना चाहते हैं कि ना कि वेरी वेल सर राजीव, बिकॉज हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं अगर हम उसकी बातों में गौर करें, हाँ जी, so everything has a story behind it and once you listen to that story you feel कि यार ये कितना कुछ है इसके अंदर। इट्स नॉट ओनली कि अच्छा दिखना है। आई थिंक मैं नकुल से वही डिस्कस कर रहा था कि एक पेशेंट आए थे, वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग, लेकिन उनको एकदम बड़ा सा स्कार था जो उनको एक इंजरी के टाइम पे हो गया था। कार एक्सीडेंट होना कोई ऐसी बात नहीं है, बट ही वॉज इन टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो जहाँ पे भी वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, everyone is asking the criminal record कि आपने कुछ किया था, एंड देन वो मार्केटिंग में और हर जगह पे वो हिट होता है उसको कि व्हेंस ही वांट्स टू पिच समथिंग ही इज नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज उनको लगता है कि ये सबका ध्यान यहाँ पे जाएगा। सो कहने के लिए थोड़ा स्कार है, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन वो पर्सन की लाइफ में बहुत गहरे रहते हैं। एट द सेम टाइम सपोज किसी का इवेंट ऐसा हुआ था कि मारा मारी हो गई, लग गया करके, या फिजिकल अब्यूज किसी के साथ हो गया घर पे, स्पोर्ट्स में हो गया, फैमिली में हो गया, सो दे हैव अ फाउल मेमोरीज विद दोस स्कार्स। सपोज किसी वाइफ का फिजिकल अब्यूज हस्बैंड ने किया होता है तो उसको मेमोरीज रह जाती है वो चीज़ की, भले वो स्कार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट वो देख देख के उसको मेमोरीज याद आती रहती है कि टैटू, रिग्रेट टैटू हो गए, कि टैटू हो गए बना दिया एंड दिन बाद में डिवोर्स हो गया या ब्रेक ऑफ हो गया, जो भी हो गया, सो दैट बिकम्स अ रिग्रेट टैटू। सो वो टैटू निकलवाने के लिए या उसको मिटाने के लिए या मास्क करने के लिए लोग हमारे पास आते हैं, बिकॉज टैटू किया था, अब उसको देख देख के शायद से उसको पुरानी मेमोरीज याद आ रही है। इवन वो 100% नहीं जाता है, हाँ जी, अगर हम उसमें कुछ भी सॉल्व कर दे, दे आर एक मेंटल पीस कि हाँ मैंने इसको मिटाने के लिए कुछ तो एफर्ट डाले, एंड देन दे चेंज देयर पाथ। सो द रोल ऑफ अ प्लास्टिक सर्जन कम्स ब्यूटीफुली इन सच काइंड ऑफ क्रॉस रोड्स, जहाँ पे अगर अच्छा पाथ दिखा दिया तो दे आर वेरी मच हैप्पी। इट्स नॉट ओनली अबाउट ग्लैमराइजिंग एंड अच्छा दिखना है, ऑफ कोर्स दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल, इट्स वेरी डीप, काफ़ी स्टोरीज है इसके पीछे। राइट, मतलब आपने जो पहले बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट नाउ कि टैटू का हो गया या स्कार हो गया। अभी बॉडी कॉन्टूरिंग इज अ वेरी इन थिंग। बॉडी कॉन्टूरिंग मतलब बिकॉज ऑफ आवर अनहेल्दी लाइफस्टाइल बहुत सारे फैटी डिपॉजिट्स हो जाते हैं जिसको लाइपोडिस्ट्रॉफी बोलते हैं हमारी भाषा में। बिकॉज ऑफ लाइपोडिस्ट्रॉफी, अब वजन कम करना कितना बड़ा मार्केट है सबको पता है कि इटसेल्फ इज अ बिग मार्केट। कहीं कीटो डाइट आ गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग आ जाता है, तो जो बंदे को जो हेल्प करता है वो तो है ही है, बट उसके बाद की जर्नी क्या, अगर वो कहीं अटक जाते हैं तो उसके बाद क्या सर्जिकल ऑप्शंस है, कैसे उसको हम एक पूरा शेप दे सकते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। सो दैट्स वेयर अगेन द रोल ऑफ अ प्लास्टिक सर्जन कम्स, कि जहाँ पे स्टबन फैट है, कि जहाँ पे डाइटिंग करके या एक्सरसाइज करके एक स्टेगनेंसी आ गई है और वो फैट नहीं जा रहा है, जो वहाँ पे लाइपोसक्शन करके बहुत ही सेफ तरीके से प्रोसीजर से प्रोटोकॉल्स चेंज हो चुके हैं, एडवांस टेक्निक आ गई है, एंड काफ़ी अच्छा बॉडी कॉन्टूरिंग कर सकते हैं जहाँ पे पीपल आर रियली हैप्पी विद द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज की तारीख में अबाउट हाउ द बॉडी इज़, है ना, क्योंकि अगर उन्होंने 30 kgs लूज़ किया है उसके बाद भी कहीं कहीं वो लंप है तो दे वांट कि नहीं मुझे ये भी निकालना है, अब मैं इसको कैसे निकालूं करके, समथिंग लाइक दैट। डॉक्टर, मेरा एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अगर 30 kg लूज कर रहा है तो अवर स्किन इज इलास्टिक, हमारी इलास्टिसिटी वो सैग नहीं करता, वो विजिबल नहीं होता या स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते, हाउ दैट पर्सन। नहीं नकुल, तो इसमें है ना, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड बहुत ही जस्टिफाइबल क्वेश्चन है, बिकॉज सब लोग को लगता है कि मेरा काम बिल्कुल कम स्कार में हो जाए और मुझे पेन ना हो करके, बट अगर स्किन बहुत ही लूज हो चुकी है, अगर स्किन में स्ट्रेच मार्क्स आ चुके हैं, स्ट्रेच मार्क्स आर बेसिकली डर्मल फ्रैक्चर्स, स्किन के फ्रैक्चर्स है वो, तो स्किन ने अपनी कैपेसिटी लूज कर दी है पूरा रिकॉल होने की। इन दैट केस हमें उतना हिस्सा कट करके टक सर्जरी करनी पड़ती है, चाहे वो आर्म टक हो, थाई टक हो या टमी टक हो। अगर स्किन की क्वालिटी अच्छी है, इलास्टिक स्किन है, लेकिन अगर वो क्वालिटी उसकी अच्छी है, जेनेटिकली स्किन अच्छी है, या तो हाई प्रोटीन डाइट पहले से लेके रखा हुआ है, दूसरा कोई इंसल्टिंग फैक्टर नहीं है जैसे स्मोकिंग हो गया, निकोटिन इंटेक हो गया, ड्रग अब्यूज़ हो गया, ऐसी कोई मेजर वेट वेरिएशन नहीं आया है, तो स्किन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। इन दैट हम सिर्फ अगर लाइपोसक्शन करके सिर्फ फैट भी निकाल देंगे
तो स्किन पूरी रिकॉइल हो जाती है, और अगर वो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर थोड़ा स्किन का बम्प रह जाता है. सो ओनली बाय गिविंग स्मॉल स्मॉल इंसिजन्स वो फैट के सेल्स को बॉडी से बाहर निकाल के भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आ सकते हैं. Doc, there's a guy, अगर आप सबने पढ़ा होगा, he was pretty much into news nowadays. Brian Johnson, if I'm not wrong, I might be wrong with the name, but he's a multi-millionaire. उसका लाइफ का गोल ये है कि उसे यंग रहना है. Right now he is 45 something, and उसकी जो biological age है it's 24, 25, and he is taking care of all the treatments. He spends $2 million every year just to look young. So as a human, is this possible? You can look young till your 50s, 60s. Yes, of course it is possible, but उसमें वो इतना simple नहीं है, तो रास्ता है naturally of course. Now how we define naturally, even वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि even the definition of naturally is a very huge definition. So the idea is like insulting factors. अभी हम देखेंगे कि कुछ जो अपने विलेज में रहते हैं वो भी 50 इयर्स में इतने यंग क्यों दिखते हैं. फॉरगेट अबाउट द ब्रांड या जो भी इंटरनेशनल नेम है, अगर हम अपने गांव में ही जाए तो कितने सारे लोग जो इतने है बुजुर्ग 45-50 के, वो लगते नहीं है उतने. तो आप कितना स्ट्रेस ले रहे हो, कितना आप खाना न्यूट्रिशियस वाला खा रहे हो, कितने विटामिन इंटेक है, आप कितना पोल्यूशन में रह रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है. इसके साथ साथ थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट हो जाती है या थोड़ा बहुत आपका स्किन केयर के रेजिम हो जाते हैं, सन प्रोटेक्शन फैक्टर्स हो जाते हैं, ये सब भी इम्पोर्टेंट. कहने के लिए अगर सपोज मैं सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगा और पूरा दिन सन में कुछ काम करता हूँ और 35 इयर्स की एज पे अगर मेरे स्किन पे कुछ आ जाता है, जो एजिंग बोल दो, इलास्टोसिस बोल दो, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई स्किन. तो अगर मुझे पता है कि मेरा ऑक्यूपेशन कुछ चीज़ डिमांड कर रहा है, तो मुझे फिर उसके सामने उतना ट्रीटमेंट भी डालनी पड़ेगी वो चीज़ को, या अपने को सेफ भी करना पड़ेगा. यू कैंट हैव अ ऑन गोइंग ऑक्यूपेशन कि मैं अपनी हैबिट्स तो चेंज नहीं करूँगा लेकिन मुझे यंग भी दिखना है. तो दोनों चीज़ तो कैसे हो पाएगी. सो मेन रीज़न यही है कि विलेजर्स बहुत यंग दिखते हैं, और जो 50-60s में जो उनका जो नेचुरल प्रोसेस से जो बाल, जो आप कह रहे हैं बाल निकलते हैं, तो वो 20 या 24 के साल में ही यहाँ पे तो चालू. दैट्स अगेन राजीव इज नॉन एज अ अर्बन लाइफस्टाइल इश्यूज. हम एक अर्बन लाइफस्टाइल में जी रहे हैं जहाँ पे अगर घर से हम बाहर निकलते लिफ्ट टाइम पे नहीं आती, उसका स्ट्रेस अपने को चालू हो जाता है कि भाई ये टाइम पे क्यों नहीं आ रही है. करेक्ट. मानो या ना मानो ये स्ट्रेस है. हम अगर वॉक करने भी जाते तो भी कान में कुछ ना कुछ सुन के वो, दैट्स नॉट अ पीसफुल वॉक और पीसफुल जॉग. आई सी. यू हैव टू डिस्ट्रेस योरसेल्फ. इन अ डिस्ट्रेस यू जस्ट हैव टू कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड डू योर जिम और डू योर एक्सरसाइज, डू योर योगा, देन इट्स गोइंग टू हेल्प योर बॉडी आउट. अदरवाइज अगर आप काम की बातें कान में लगा के बाद में अगर डम्बल बम्बल मारोगे, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प बिकॉज यू आर इन स्ट्रेस. आपका माइंड कहीं और है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगी. So stress is a big factor. It's a very big factor. It's a very big factor, not only for the plastic surgery point of view, but every organ point of view. अगर हम आज की तारीख में अपनी मेटाबॉलिक एज निकालने बैठेंगे, तो वो अपनी रियल एज से डबल रहेगी. मतलब अपने ऑर्गन इतने वेर एंड टेयर हो चुके हैं अपनी डबल एज जितने, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस विल कॉज अ फ्री रेडिकल डैमेज. Stress can cause a microinflammation. Unhealthy diet will cause a microinflammation. और ये सारी चीज़ें बाद में एजिंग को फास्ट करती है, चाहे वो हार्ट के सेल्स हो, चाहे वो स्किन के सेल्स हो, बालों के सेल्स हो, या तो लीवर के सेल्स हो. इसलिए अर्ली हार्ट अटैक, अर्ली डेथ भी बहुत जल्दी देखने को मिल रहा है आज की तारीख में, जो पहले के ज़माने में बहुत लेट देखने को मिलते थे. सो येस, स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर. एंड एज यू राइटली सेड, द अर्बन लाइफस्टाइल, जिसमें अगर हम सिर्फ बालों की बात करें, सो वॉट यू ईट, हाउ मच यू स्लीप, हाउ मच यू ड्रिंक ऑफ वाटर, हाउ मच विटामिन वाला न्यूट्रिशियस डाइट यू ईट, व्हाट इज़ द हार्मोनल, जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है वो जेनेटिक हो गई और टेस्टोस्टेरोन हो गया, विच इज़ नॉट इन आवर हैंड व्हेन वी टॉक ओनली अबाउट द हेयर. बट द अवॉइडेबल स्टफ्स आर लाइक दिस, कि कितना आप सोते हो, कितना पानी पीते हो, कितना आपने न्यूट्रिशन वाला खाना खाया, क्या आपकी हैबिट्स है, ये सारी चीज़ें. तो ये चीज़ों को फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सो हेयर एक इतना वास्ट टॉपिक है, एज इन. यस राजीव. सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो आपने बताया स्ट्रेस, और एक बताया डाइट. यस. हाँ, स्ट्रेस डाइट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गांव में भी अभी थोड़ा अभी भी चालू हो गया है. मेरे दिमाग में सेम क्वेश्चन आ रहा था. हाँ, गांव में चालू हो गया है.
बट ये है कि उनका जो नेचर है जो गांव वालों का, अरे थसे ने थवा देने चाहे यार बदू उन लोग कैरफ्री बहुत होते हैं नॉर्मली। अगर जो बेटी की शादी होती है या बेटे का कुछ यानी नौकरी की बात होती है तभी वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं। अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में उनका तो ऐसे ही है, अबे जेवा देने लावा मावा खाइए, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड दे हैव। बट लाइक राइटली यू सेड कि अगर जो हम लिफ्ट भी नहीं आती तो हमें स्ट्रेस हो जाता है, अरे क्या हो गया, कहाँ अटकी पड़ी है, उसका तो रिक्शा बाकी है उसका तो ऊपर भी बाकी है फिर सिग्नल, फिर बहुत सारी चीज़ें। यस यू आर राइट, स्ट्रेस यानी नॉर्मल स्ट्रेस की बात हमें ऐसा लगता है कि अरे मुझे पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है या जॉब का बहुत स्ट्रेस है या मेरा फ्यूचर का बहुत स्ट्रेस है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस मुझे लगता है ज़्यादा होता है। तो जब हम वैकेशन में जाते हैं इवन फॉर 5 days हमें तो फ्रेश क्यों हो जाता है, बिकॉज वी आर जस्ट लिस्ट बॉदर्ड अबाउट अदर स्टफ। हम इतने फ्रेश हो गए फिर वापस से वही एनवायरमेंट में आके तो इतना कैसे शिफ्ट होता होगा। द मोमेंट वी गो समवेयर आउट अपनी डाइट इंप्रूव हो जाती है, हम थोड़े अच्छा फील करते हैं बिकॉज आप डे टू डे एक्टिविटी से थोड़ा बाहर आ चुके हो। देन व्हाई नॉट टू इन्वॉल्व द सेम थिंग इनटू डे टू डे एक्टिविटी। उसको फिर वेकेशन के लिए वेट क्यों कर रहे हो राइट। सो हेयर का कि हेयर में कितने टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं और वो कितना इम्पोर्टेंट है कि हर पेशेंट को देखना कि एग्जैक्टली उसका प्रॉब्लम क्या है। कि चलो आपके बाल जा रहे हैं, झड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि आप पूछते होंगे कि क्या क्या उनके साथ में हो रहा है, आप डाइट क्या कर रहे हो, आप स्ट्रेस क्या ले रहे हो, आप मेडिसिन क्या ले रहे हो, सो ये कैसे वर्कआउट होता है और यानी कैसे वर्कआउट करते हैं कि इनका प्रॉब्लम क्या है, फिर इनको क्या ट्रीटमेंट चाहिए। सो एज यू राइटली सर राजीव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना कि प्रॉब्लम कहाँ है करके, बिकॉज ट्रीटमेंट तो बहुत सारी है लेकिन कौन से पेशेंट को कौन सी ट्रीटमेंट यूज़ होएगी, बेनिफिट होगा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है करके। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है हेयर के लिए तो मोर देन द ट्रीटमेंट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ पेशेंट कि उसको क्यों करवाना है, उसके एक्सपेक्टेशन क्या है करके। वो हिसाब से पूरा बंदा प्लानिंग होना चालू होता है कि मुझे किस तरफ जाना है उसके साथ करके। अगर सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट आता है, एक कपल आता है कैबिन में, उसमें वाइफ बोलती है अरे इसके बाल उगा दो करके, तो तो उसको वाइफ के लिए करना है नहीं तो मैं जरा वाइफ को जरा बाहर चाय कॉफी जरा क्लीनिंग देख के आ जाओ हमारे पास और भी ट्रीटमेंट है। एंड देन आई टॉक टू द गाय एंड ही सेड बॉस आई एम सॉर्टेड, मुझे कुछ भी नहीं करवाना है, ये मुझे उठा के डिफरेंट क्लिनिक पे लेके जा रही है, मैं सिर्फ उसको खुश करने के लिए साथ में जाता हूँ करके। सो देन आई अंडरस्टैंड कि उसके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है करके, है ना। तो मैं जब वाइफ वापस आते मैं बोल सकता हूँ कि मैं उसे कन्विंस भी कर सकता हूँ कि यार इसकी ज़रूरत नहीं है, ही इज़ ऑलरेडी हैप्पी, तो क्यों करवाना है करके। ओके, बाय सेइंग दिस a job of a plastic surgeon is to make my patient comfortable in the skin and the hair given to them. अगर वो ऑलरेडी कंफर्टेबल है तो मेरा कुछ काम ही नहीं है, दे डोंट नीड मी। सारे जो लोग के बाल झड़ रहे वो थोड़ी हेयर के ट्रीटमेंट के लिए भाग रहे रहते हैं कि सारे जो लोग के पास थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है वो थोड़ी भाग रहे हैं वजन कम करने के लिए, क्योंकि वो पीस में है, वो अपने आप ठीक है अपनी जगह पे। मोटापा को एक बहुत सारा शेम जैसे बनाया गया है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। भगवान ने थोड़ी सब लोगों को पतले ही पैदा किए हुए थे करके। करेक्ट है। सो अगर उसमें हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं या कुछ दूसरे इश्यूज जिससे मोटापा आया हुआ है, सो व्हाई टू बॉडी शेम समवन, एक्सेप्ट देम द वे दे आर, जस्ट बिकॉज अपने माइंड फ्रेम में एक चीज फिट हो रही है, हम वो मेजर लेके सबके पीछे पीछे भाग रहे हैं करके। जीने दो यार शांति से। कई लोग अपनी स्किन के अंदर बहुत खुश है एंड एवरीथिंग कम्स ऑन द फेस। अगर मैं एकदम चीजल लुक लेने के बाद भी फ्रस्ट्रेटेड घूम रहा हूँ, गुस्से में घूम रहा हूँ, तो शायद से मैं उतने अट्रैक्टिव नहीं हूँ। करेक्ट। जितना मैं चब्बी होके खुश होके रह रहा हूँ तो मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ। तो ये चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों ने सिर्फ एक मेजरमेंट बना के रखा हुआ है। तो कमिंग टू दैट क्वेश्चन अगेन, कि अगर वो सॉर्टेड है अपने बालों के साथ, शायद से मैं उसकी वाइफ और वो इक्वेशन के लिए कुछ छोटा मोटा ट्रीटमेंट चालू कर दूँ, दवाई ले लो करके, बट आई वोंट बी एग्रेसिव। एट द सेम टाइम अगर मेरे पास एक कपल आता है कि बॉस वी आर इनटू द बिजनेस वेयर हाउ आई लुक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, नाउ आई एम लूजिंग अ हेयर एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डू यू हैव, जस्ट विद द रोल ऑफ स्टार्टिंग द इवेल्यूएशन कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके हेरिडिटरी में पिताजी, चाचा, मामा, नाना, दादा में हेयर लॉस हुआ था नहीं हुआ था,
आपका जो डाइटरी हैबिट्स है वो कैसी है, स्लीपिंग पैटर्न्स कैसा है, विटामिन स्टडी लेटेस्ट करवाया था कि नहीं करवाया था, बिकॉज कुछ कुछ विटामिन का डायरेक्ट कोरिलेशन है हेयर लॉस के साथ. ओके. एंड देन कम्स द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू या दवाई वाला चीज़, फार्माकोलॉजी बोलते हैं हमारे पास. बायोटिन 10 मिलीग्राम इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड. अलॉन्ग विद दैट मिनोक्सिडिल करके एक दवाई आती है 5% 10% एल्कोहल फ्री एल्कोहल जो बालों में लगानी होती है. एंड टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर 1 मिलीग्राम का देते हैं हम लोग सिलेक्टेड पेशेंट्स में फॉर हेयर रीजनरेशन. ये 3 दवाई सालों से रामबाण जैसा यूज़ की जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड विद मेडिकल एविडेंसेस प्रूव्ड हुई हुई दवाइयाँ है. इसके साथ साथ मल्टीपल चीज़ें ऐड करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स मार्केट में है, बट बेसिक ये 3 दवाइयाँ हैं. डॉक, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेस विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल हेयर लॉस के लिए? विटामिन D3, विटामिन B12, सीरम फेरेटिनिन. नाउ ये भी नकुल बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है. हमें ये समझना है कि एनिमल किंगडम में ये बाल एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे कुछ कुछ एनिमल्स अपने आप बाल को शेड कर सकते हैं. हमने सुना है कि जब वो हाइबरनेशन में जाते हैं विंटर में, वो अपने बाल गिरा देते हैं और चले जाते हैं अपने बिल में, और फिर 4 महीने के बाद वो वापस बाहर आते हैं और वापस से बाल ग्रो होते हैं उनके. सो एक एक जो बाल का स्ट्रैंड है वो कुछ कुछ अमाउंट का न्यूट्रिशन बॉडी से खींचता है. ओके. सो अगर अपने बॉडी का न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं नीचे नीचे जा रहा है या इम्बैलेंस हो रहा है, बॉडी सबसे पहले बाल गिराना चालू करती है. ये भी एक लिटरेचर है या साइंस है इसके पीछे, क्योंकि बॉडी के लिए लाइफ सेविंग ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, उस तरफ न्यूट्रिशन जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन बाल की तरफ जाए. सो फिर बाल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, बाल कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, वो गिरना चालू हो जाते हैं. एंड द मोमेंट यू इंक्रीज योर न्यूट्रिशन वो वापस से ग्रो होना चालू हो जाते हैं. सो क्योंकि ह्यूमंस में वो कैपेबिलिटी नहीं कि हम अपने आप बालों को गिरा दें, क्योंकि न्यूट्रिशन कम है, वो गिरना चालू हो जाते हैं. सो ये जो स्ट्रेस है, माइक्रो इन्फ्लेमेशन है, दीज आर द साइंस के अभी आप कुछ कर लो, ये तो बालों पे आ रहा है, अगर ध्यान नहीं दिया तो हार्ट किडनी लाइन में खड़े हैं घर के, तो कुछ नहीं कर पाओगे. सो जिसके भी बाल जा रहे हैं, मेक श्योर आप पहले अपने ऑर्गन्स दिखाइए, उसके बाद बाल लगाइए. सो मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट ये जो 3-4 चीज़ें हैं, विटामिन D3, B12, सीरम फेरेटिनिन, थायराइड प्रोफाइल, ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें होती है वो पिकअप हो सकती है. एंड देन यू रियलाइज व्हेन वी स्टार्ट द साइक्लिकल विटामिन थेरेपी या कुछ हम जब चालू करते हैं, डेफिनेटली पेशेंट ये रिस्पॉन्स करते हैं, सर बाल तो है लेकिन मेरी फर्टिलिटी कम हो गई, मेरे में ज़्यादा एनर्जी आ गई. सो इट्स नॉट ओनली बाल, it's overall system which we cure. Right. Yes. Yeah, right. D3, B12 अगर जो होगा तो आपमें एनर्जी भी आएगी. एनर्जी भी कम होगी. जॉइंट्स भी नहीं. I think अमूमन हर किसी के अंदर D3 तो कम होता ही होता है. Yes. And along with that, in the cyclical therapy, कि सारे विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है. जब हम विटामिन्स की बात कर रहे हैं, वी डोंट टॉक अ लॉट अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैग्नीशियम हो गया, आयंस हो गया, जिंक हो गया, कि इनका भी तो काम है अपनी बॉडी में. तो इसका जो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है वो बहुत ज़रूरी है. Which is very difficult in urban life, right? In urban life, because हम जो खाते हैं हमें पता है इनमें से कंटेंट क्या है. अगर आज मैंने कुछ खाना खा लिया, अभी इतनी अवेयरनेस आ गई है, बट न्यूट्रिशन कंटेंट क्या खा रहे हैं हमें पता ही नहीं. इंडिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट नहीं है मल्टीविटामिन्स लेने का, लेकिन अब्रॉड के अंदर पीपल टेक रेगुलर मल्टीविटामिन्स एंड दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन. इंडिया में प्रिवेंटिव केयर और पैलिएटिव केयर के ऊपर इतनी बातें नहीं होती हैं जितना एक्चुअल सर्जरी और ये चीज़ के ऊपर बातें होती हैं. आप एक चीज़ पे पहुंच के उसको कैसे ट्रीट करो उसकी सारी बातें होती हैं, बट वो जर्नी को कैसे अवॉइड कर सकते हो ये चीज़ के ऊपर बहुत कम बातें होती है. सो ये विटामिन इफ़ यू कंसिडर देम एज अ सप्लीमेंट्स देन यू विल टेक इट. राइट. द प्रॉब्लम विद टेकिंग विटामिन एट द अर्ली एज इज ओनली योर इनर्शिया. मैं इतना यंग हूँ यार, दवाई थोड़ी खाना हूँ करके. इट्स ओनली दैट इनर्शिया कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, अरे दवाई जितनी उम्र थोड़ी हो गई मेरी. वंस यू ओवरकम दैट इनर्शिया देन यू बिकम कंप्लायंट कि बॉस ये ज़रूरी है तो मेरा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ करके. राइट. एक बार वो एजुकेशन आना चालू हो जाएगा तब जाके बाद में लोगों को वो समझ आएगी कि प्रिवेंटिव भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. राइट. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर जिसका बहुत सारी आंटी हमने देखी जिसका नी में प्रॉब्लम आता है, राइट, मोस्टली द सर्जरी फॉर देम इज टोटल नी रिप्लेसमेंट एज पर द फाइनल सर्जरी. लेकिन सब लोग बहुत घिस के जाते हैं. ऐसा नहीं है कि तुरंत ही पेन आया
और चले गए एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ हमने इम्प्रूव कर दी. मोस्ट ऑफ द आंटीज विच वी नो तो लाइक कि हाँ बट काम चल रहा है ना मेरा, दवाई खा के काम चल रहा है ना, चलो फिजियोथेरेपी से काम चल रहा है ना, सो वी ट्राई टू पुश दैट एंड दैट्स आवर मेंटालिटी. अ जनरेशन विल कम, जो नेक्स्ट जनरेशन शायद से आ रहे हैं, जो लोग हेल्थ को इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जिनको सिखाया गया है कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आई थिंक देन द प्रिवेंटिव विल टेक अपर हैंड एंड जो विटामिन जो पहले से लेना है ये जनरेशन आएगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी बिकॉज कोविड के टाइम पे उनको इतना सिखाया गया है हाथ को सैनिटाइजर लगाना धोना चाहिए. मुझे याद है 5 साल पहले अगर जो मोस्टली को यूएस से या लंदन से आते थे तो हैंड सैनिटाइजर रखते थे, हम लोग देखते थे क्या चलना खाना. जापानीज द मास्क इतना कॉमन चीज है कुछ एशियन कंट्रीज में, हम लोग कि इतना क्या करके, बट इम्पोर्टेंट बन गई है. Yes, I think 2016 की बात होगी, 17 की बात होगी. आई वाज इन साउथ एशियन कंट्री, वहाँ पे किसी ने मास्क पहना हुआ था, तो आई वाज शॉक्ड. मैंने मास्क क्यों पहना हुआ इसने? आई वेंट टू दैट पर्सन. हम उल्टा से बीमार होगा शायद. एक्चुअली डॉक, मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा कि व्हाई यू आर वेयरिंग मास्क, एवरीथिंग ऑलराइट? कहता है नो एक्चुअली आई हैव कोल्ड. सो हमने अच्छा कोल्ड के ऊपर लोग मास्क पहनते हैं, इंडिया के अंदर तो कोई नहीं पहनता था. दैट्स वेयर अभी आप देखोगे तो इंडिया में ये आना चालू हो जाएगा. सो अगेन गोइंग बैक टू द इकोनॉमी, ये जो जनरेशन्स हम जो सीखते हैं, लाइक वाइज इवन इन माई जनरेशन, जब हम स्कूल में थे, हेल्थ इज एन एक्सपेंस. हेल्थ इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट. हमें कभी सिखाया नहीं गया था कि ये इन्वेस्टमेंट है, आपको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है. अभी भी कुछ लोग डर जाते हैं कि मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा, कुछ आ जाएगा तो, अरे आ जाएगा तो उसके लिए रिपोर्ट करवाना, वो पिकअप करके क्योर करेंगे उसको, बट दे फील इट्स एन एक्सपेंस. A generation will come where they will feel it's an investment, and that's where the preventive things will come. I think जैसे multivitamins important है, वैसे ही yearly checkup भी important है. After 35 years of age, yes, definitely important, because agreed. It's like a maintenance of your own system. अगर आप पिकअप ही नहीं कर पाओगे, अगेन जब तक पेन नहीं होता है लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, जब तक कोई सिम्टम्स नहीं आते लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. तो ये थोड़ा इवन डेंटल केयर्स की हम बात ले ले, दांतों के ऊपर बात ले ले, कि जब तक वो पूरा एकदम ही एक्सक्रूशिएटिंग पेन नहीं होता है, दुखना चालू नहीं हो जाता तब तक वी ट्राई टू अवॉइड इट. मैं सबके लिए प्रे करूंगा किसी को ना हो, क्योंकि आई जस्ट वेंट थ्रू इट रिसेंटली एंड इट्स हेल. सो प्रिवेंटिव थिंग्स आएगी, आई सपोज. यस डॉक, एक और क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, व्हिच इज वन ट्रीटमेंट व्हिच इज वेरी मच इन जनता के अंदर आजकल ऐसा है कि जो हर कोई यूथ करवाना चाहता है, या थोड़ा अभी 30s में है, 35 में, 40 के अंदर है, समथिंग व्हिच इज वेरी इन. या सो नकुलिन, मैं जहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहाँ पे मैं 2 टाइप ऑफ प्रोसीजर्स में प्रैक्टिस करता हूँ. एक हो गया इन्वेजिव, जहाँ पे मैं पेशेंट को एनेस्थीसिया दे के प्रॉपर तरीके से हम लोग पूरा बॉडी कॉन्टूरिंग करते हैं या तो सर्जरीज करते हैं. एक हो गया नॉन इन्वेजिव, जहाँ पे ऑफिस प्रोसीजर्स है, कि जहाँ पे ज़्यादा कुछ डाउन टाइम नहीं है प्रोसीजर का. तो PRP बालों के लिए एक ऐसी प्रोसीजर है कि जहाँ पे इट्स एन ऑफिस प्रोसीजर, it can give you a good maintenance to the hair. At the same time regeneration can also occur given the fact कि आपका बाकी सारे पैरामीटर्स अच्छे हो करके. So वो बेसिकली फर्टिलाइजर का काम करेगी PRP. अगर सॉइल अच्छी है, सॉइल्स के नीचे सीड्स है, तो खाद डालने से क्रॉप बाहर आएगा. अगर सॉइल खराब हो चुकी है, फॉलिकल्स डेड हो चुके हैं, तो मैं कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर डालूँ वो कुछ बाहर नहीं आने वाला है. तो अगर सिलेक्टेड पेशेंट में जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं अभी ग्रो होना बाकी है, डेंसिटी कम हो गई है, तो PRP इज़ अ वेरी इन थिंग. काफ़ी लोग PRP करवाते हैं एंड इज़ अ वेरी मच यूजुअल प्रोसीजर. सेकेंडली फेस के लिए आ जाता है तो ग्लो ट्रीटमेंट या क्लिनजिंग ट्रीटमेंट, जहाँ पे हाइड्रा फेशियल करके कुछ प्रोसीजर्स है कि कुछ सीरम्स फेस के अंदर जाते हैं, क्लीन होते हैं फेस करके. तो ये कुछ प्रोसीजर्स है. तो मेंटेनेंस के लिए वो भी काफ़ी इन प्रोसीजर्स है जी. एंड बॉडी कॉन्टूरिंग की अगर मैं बात करूँ तो लाइपोसक्शन, हाई डेफिनेशन बॉडी कॉन्टूरिंग, कि जो स्टबन फैट की हम बात कर रहे थे जी, वो अगर नहीं जाता है तो फिर वो लोग करवाने आते हैं. वो भी काफ़ी. एंड बाई सेइंग दिस आई अगेन वांट टू मेंशन दिस कि इंडियन सोसाइटी में कुछ मिस नॉर्मल है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में. एक है कि ये बहुत एक्सपेंसिव सर्जरीज है. दूसरा होता है कि ये तो सिर्फ इलाइट क्राउड के लिए होता है कि हम कहाँ ये सब कराएंगे करके. सेकेंडली कि इट्स ऑल अबाउट स्किन ग्राफ्टिंग,
कोई कितने सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि सर ये स्कार निकालना है, एंड व्हेन टॉक अबाउट के थोड़ा बहुत हल्की सी लाइन आएगी, नहीं आप चमड़ी निकाल दो ना, आप तो प्लास्टिक सर्जन हो, कहीं और से स्किन निकाल के लगा दो करके। तो अभी अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो लोग भी बहुत इजीली और बहुत अपफ्रंट आके सारी प्रोसीजर्स को डिमांड करते हैं, एंड इट्स नॉट कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, इट्स वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव। जितना आप इन्वेस्ट करते हो जो आपको रिजल्ट आता है लॉन्ग टर्म पे वो काफ़ी बेटर रिजल्ट्स आते हैं, एंड इट्स अ वेरी मच डूएबल स्टफ। तो यस, ये काफ़ी अभी ये कुछ मिस नॉर्मर्स है कि सिर्फ सेलिब्रिटी करवाते हैं, हमें कहाँ टीवी पे आना है, ये भी बोल देते हैं कुछ लोग कि हमें कहाँ टीवी पे आना है। तो जैसे मदर एक आई है किसी बेटी के साथ, बेटी को करवाना है, मुझे मम्मी मुझे टीवी पे मुझे खुद के लिए करवाना है, मुझे टीवी पे नहीं आना, बट व्हेन आई सी माई सेल्फ इन अ मिरर आई शुड बी हैप्पी विद सीइंग माई सेल्फ। Right. So that's the funda now. So I have a question with the hair again. So there are PRP. So PRP is a platelet rich plasma. Okay. जहाँ पे हम पेशेंट का ही ब्लड विड्रॉ करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो ब्लड के सेल्स अलग हो जाते हैं, पानी अलग हो जाता है, बात सिंपल प्रिंसिपल, क्योंकि उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया हमने, तो जो भारी सामान है वो नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर तैरना चालू कर देगा। पानी को प्लाज्मा बोलते हैं ब्लड के, और जो सेल्स नीचे बैठ गए वो आरबीसी से, क्योंकि उसमें आयरन रहता है, हीमोग्लोबिन, वो भारी रहते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं। एट द जंक्शन ऑफ प्लाज्मा इन आरबीसी, प्लेटलेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड प्रोडक्ट है अपने बॉडी का, जो ब्लड जहाँ पे अगर बह रहा होता है उसको कोआगुलेट कर देता है, दबा के रखते हैं तो वो बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स है, वो फटाफट मैश वर्क करके बंद कर देगा वो चीज़ को। तो प्लेटलेट्स के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स है, उसको हम जब एक्टिवेट करते हो प्लेटलेट्स की सेल वॉल रप्चर होती है और वो ग्रोथ फैक्टर्स फिर वो प्लाज्मा में मिक्स हो जाते हैं। सो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बन गया, PRP, दैट इज PRP। और ये जड़ी बूटी है। अच्छा, जड़ी बूटी इसलिए है क्योंकि कोई भी एरिया जो डैमेज एरिया है वहाँ पे जब मैं इसको इंजेक्ट करूँगा वो वहाँ पे रिपेयरिंग वर्क करेगा। बट वो कौन से पेशेंट में सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने बताया कि अगर मैं उसको फेस में इंजेक्ट करूँगा तो वहाँ पे कोलेजन का रिपेयर वर्क करेगा। अगर मैं बालों के बाजू में डालूंगा उसको इंजेक्ट करूँगा तो वो हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ का माइक्रो इन्फ्लेमेशन को स्टेबलाइज करेगा। अगर कोई क्रॉनिक अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है, मैं जब वहाँ पे इंजेक्ट करूँगा तो वहाँ पे वो एक्टिविटी चालू करके वापस से सिपाही को बुला के रिपेयरिंग चालू करेगा करके। अगर कभी कभी इनफर्टिलिटी के टाइम पे यूट्रस में भी इसको डाला गया है, यूट्रस को मोर रिसेप्टिव बनाने के लिए, एक ओवम जब आता है उसके लिए, तो जहाँ पे भी ये रिपेयरिंग वर्क एक स्टेगनेंसी पे पहुँच गया है वहाँ पे PRP काम में आता है। अब यही सेम चीज़ को ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, ये यही चीज़ है PRP, उसका एक हायर वर्जन है जहाँ पे प्लेटलेट की सेल वॉल भी निकल जाती है और सारे ग्रोथ फैक्टर उसमें कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं करके, वो GFC हो गया। उसके लिए कुछ केमिकल्स पहले से डाले हुए रहते हैं, उसका प्रोसेसिंग थोड़ा अलग है, बट उसमें जो पूरा प्लाज्मा मिलता है वो GFC से रिच रहता है। दैट इज अ ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो कहीं ना कहीं फंडा सेम ही है, कितने उसमें ग्रोथ फैक्टर से वो वेरी करते हैं दोनों के नीचे। और आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट कैसा है उसके ऊपर होगा कि PRP वाले GFC कर सके या ना कर सके। मोर देन दैट, जैसे मैं अपने कंसल्टेंट राजीव वही बताता हूँ कि ये प्रोसीजर है, इसका प्रोज एंड कॉन्स ये है, इसका सक्सेस रेट ये है। तो सपोज एक पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं जिसका 4 PRP के सेशंस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक स्टेगनेंसी आ गई कि उसको अभी और ग्रोथ चाहिए, एंड देट सामने से आज के सर PRP के बाद क्या नेक्स्ट क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है, बट व्हाट इज नेक्स्ट, दैट्स वेयर द रोल ऑफ GFC विल कम। और देयर आर सर्टन पेशेंट वो बोलते हैं सर जो बेस्ट है वो करो, अगर आपको लगता है GFC बेटर है PRP से, अब GFC से चालू करो, है ना। तो ये वेरी भी करता है कि कौन से पेशेंट को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके पास कितना पैसा है उस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। अननेसेसरली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जब उसको उतना उसके पास फाइनेंसेस ही नहीं है, वो देना भी सही बात नहीं है। एब्सोल्युटली, वो देना भी, तो स्टेप बाय स्टेप अगर अप्रोच करते हैं तो इट्स अ वेरी ट्रीटेबल प्रॉब्लम, और काफ़ी अच्छे से उसको हम सेटल कर सकते हैं अगर दूसरे जेनेटिक फैक्टर्स बहुत स्ट्रांग नहीं है तो। आई सी, ओके। What is the success ratio in PRP and GFC? Yes. जिसको हेयर का residing
तो सक्सेस रेशियो नकुल उसमें ज़्यादा है जहाँ पे वो शाइनिंग स्कैल्प नहीं आया है। नाउ सपोज किसी को हेडलाइन डिसाइड हो रही है और ये एंगल एकदम शाइन हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। अगर वो लोग मेरे पास वो करवाने आते हैं GFC एंड PRP फॉर दोज एंगल, तो सक्सेस रेट शायद से 0 to 10% रहेगा। बिकॉज गोइंग बैक टू दैट फंडा कि सॉइल के लिए सीव्स ही नहीं बचे हैं, तो मैं क्या PRP से उसको बाहर निकालूंगा। देखो वही सेम पेशेंट मुझे बोलेगा कि सर इसको तो छोड़ दो, इधर की डेंसिटी को इम्प्रूव करना है, तो PRP का सक्सेस रेट अगर विटामिन थेरेपी और बाकी सब देंगे तो 70 to 80% है। 70 से 80% बाल बाहर आ सकते हैं। नाउ गिविंग दिस इंफॉर्मेशन अगेन विल लीड मी टू टॉक अबाउट द हेयर साइकिल, कि जब एक बाल ग्रो होता है वो 6 साल तक काला घना ग्रो होता है, फिर वो गिर जाता है, 6 महीने तक नीचे जिंदा रहता है। इसको टिलोजन फेज बोलते हैं, उसको एनाजन फेज बोलते हैं, गिरने वाले को कटाजन फेज बोलते हैं। ओके, सो PRP इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन अ टिलोजन फेज। जो हाइबरनेशन में जो सारे बाल है, फॉलिकल्स है, उसको हम अगर अच्छा सा न्यूट्रिशन देंगे, रिपेयर वर्क करके एनवायरनमेंट देंगे, तो जब वो बाहर आएंगे वो लंबे समय तक रहेंगे करके। तो ये सारी चीज़ें हैं फॉर PRP। लेकिन इसके साथ साथ अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री है, विटामिन कम है, तो मेरा PRP नलीफाई कर देगा, शायद से ग्रोथ ना कर पाए कुछ भी। सो नेगेटिव फैक्टर्स जो है उसको तो कंट्रोल करना ही करना है, तब जाके पॉजिटिव फैक्टर काम करेंगे। जैसे कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करने के बाद घी तेल तो नहीं ही खाना है। अगर वो भी खाते रहोगे तो फिर इसकी भी इफेक्ट कमी हो जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आप कौन सी ट्रीटमेंट कौन से पेशेंट में दे रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कितनी ट्रीटमेंट है आपके पास बालों के लिए। वो दिखाओ, चलो वो दिखाओ। लाइक यू सेड कि जितना शाइनिंग होगा उसमें इतना वर्क नहीं करेगा, तो फिर इसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, सो अगर मेरे पास सपोज कोई पेशेंट ऐसे कैबिन में आता है कि तो मेरा ये बहुत ही रूटीन है अगेन, हाँ जी, कि ट्रीटमेंट फॉर बाल्डनेस 5 है मेरे पास। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट योर सेल्फ, है ना, कि भाई है इसका ये पॉसिबिलिटी है। आपको लगता है हाँ मैं जब सुनने आया था लेकिन मुझे ये सब डर वर लगता है इंजेक्शन से, तो कुछ मत करो, बी हैप्पी विद योर सेल्फ, शेव ऑफ कर दो, है ना। और किसी की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और डोनर साइड बहुत छोटा रहता है, जिसमें शायद से बायोलॉजिकली मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। एकदम ही शाइनिंग ग्रेड 7 बाल्डनेस है, डोनर एरिया भी बहुत छोटा है, तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट भी कुछ अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा, ना PRP उसमें अच्छा काम करने वाली है, ना दवाई से कुछ बाल आने वाले हैं, क्योंकि उसकी सारी साइकिल एग्जॉस्ट हो चुकी है। सो कैमोफ्लेज वुड बी अ बेटर ऑप्शन, मतलब विग पहन लो, ओके, वैसे वाले, या SMP होता है, स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, जहाँ पे स्कैल्प के ऊपर डॉट 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 करके टैटू कर देते हैं। दूर से वो लिखता है कि क्रू कट है, लेकिन जब पास में आके देखते हुए लगता है कि वो टैटू है पूरा। अच्छा, ओके। तो ये सारे उसके ऑप्शंस है। सो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, राइट। सेकेंड इज लाइफस्टाइल चेंज, कि आप थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो 1 साल के एंड में आपको 10-15% इंप्रूवमेंट आ सकता है। दैट्स इट, ज़्यादा नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज करना चालू करोगे बाल आने चालू होने वाले हैं। सो उसका एक सक्सेस रेट है। अगर लाइफस्टाइल चेंज के साथ आपने दवाइयाँ भी लेना चालू कर दी, प्रोटीन्स को अपना रिप्लेसमेंट करना चालू कर दिया, तो वो सक्सेस रेट 1 साल के एंड में 30 to 40% हो जाएगा। उसके साथ आप मेडिसिन ऐड करोगे तो 50 to 60% हो जाएगा। उसके साथ आप PRP ऐड करोगे तो 60 to 70% हो जाएगा। अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया तो वो 95 to 99% सक्सेस रेट है, क्योंकि उसमें पीछे से बाल, एक्चुअल बाल लेके आगे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये सारे रास्ते हैं। एंड जैसे मैंने बोला कैमोफ्लेज, जैसे किसी का 2 बार हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है लेकिन फिर भी उनकी लाइफस्टाइल इतनी हैवी है, स्मोकिंग की हैबिट से जा नहीं रही, पीछे कुछ पैच है और उनको कैमरास के ऊपर जाना है रोज, तो आप फाइबर डाल दो, मेकअप ज़्यादा फाइबर डाल ही देते हैं, तो क्योंकि वो डेंसिटी देने के लिए, तो कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट है कहीं ना कहीं। तो व्हाट इज बाल्डनेस? बालों के बीच में जो स्कैल्प दिखता है, चमड़ी दिखती है, वो बाल्डनेस है। तो कुछ भी आप वहाँ पे काला डाल दो, वो बाल्डनेस का सॉल्यूशन है। चाहे वो नेचुरल बाल हो या कटे हुए बालों का वीविंग हो, या वो आर्टिफिशियल फाइबर्स हो, या वो विग हो। लेकिन या तो पहले के ज़माने में वो डाई को पूरा घिस डालते थे इवन ऑन द बाल्डनेस। तो दूर से वो ब्लैक दिखता है, पास आके देखोगे लगता है ये तो बाल्डनेस है, बट वो काला पदार्थ उसको छुपा देता है। राइट, एग्जैक्टली वो इंक भी वही सेम चीज़ करती है। वो टैटू ऐसा हो जाता है कि वो ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बाल है। सो बाल्डनेस को ट्रीट करने के लिए
या तो कैमोफ्लेज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिसिन, PRP, हेयर ट्रांसप्लांट। अब कौन सा पेशेंट कहाँ पे फिक्स होता है ये समझना और पेशेंट को समझाना भी बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। लोग ऐसे माइंड सेट करके आते हैं, नहीं हमने उनको देखा हुआ तो ऐसे ही मुझे करना है, मेरे फ्रेंड ने करा है कि कोई एक्टर ने हमने गूगल पे देखा हमने सोशल मीडिया पे देखा है, तो वो उसका भी रोल काफ़ी अच्छा है अवेयरनेस के लिए। बट द प्रॉब्लम इज गूगल एंड सोशल मीडिया से अवेयरनेस बहुत बढ़ गई, बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन, वो उनको लगता है कि ये होता ही होता है। क्योंकि कोई भी क्लिनिक या कोई भी डॉक्टर अपने नेगेटिव रिजल्ट इतना नहीं शो करते हैं ना, तो उनको वो समझना ज़रूरी है कि ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट क्या है वो आपका डॉक्टर आपको समझाएगा। कि अगर 100 में से 5 लोग को भी नेगेटिव रिजल्ट आता है तो आपको समझना जरूरी है कि 5 में आ सकता है। लोगों को लगता है कि नहीं सब में पॉजिटिव ही आता है, और प्रॉब्लम आना तब चालू होता है कि जब उनको वो समझते नहीं है, और अगर उनका कॉम्प्लिकेशन आ गया तब वो थोड़ा अनॉयंस आ जाता है कि यार ये तो पता ही नहीं था, बताया नहीं गया। सो कुछ भी करो सोच समझ के करो, एंड आई वुड से कि सिलेक्ट द डॉक्टर्स इन द क्लिनिक विथ थोड़ा बैकग्राउंड चेक। आप अपने हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हो, बालों में इन्वेस्ट कर रहे हो, हम छोटी चीज़ बाई करने के लिए इतना उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, तो डॉक्टर्स के लिए भी करो। इतने सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टंट्स चलते हैं तो उसके पीछे मत चले जाओ। कौन सा डॉक्टर है, क्या क्वालिफिकेशन है, कंसल्टेशन कौन ले रहा है। काफ़ी सारे क्लिनिक में सिर्फ मार्केटिंग वाले बंदे लोग रहते हैं, वो कंसल्टेशन लेते हैं। तो ये सारी बालों के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो कराओ, बट देन बाद में सोच समझ के कराओ, कहने का यही मतलब है। कैमोफ्लेज से मुझे एक ट्रिगर याद आ गया। लाइक मैं एक फिल्म कर रहा था राजस्थान में, बहुत बड़ा एक्टर था, डायरेक्टर भी बहुत बड़ा था। नाउ हमने कुछ डायरेक्टर हमने क्रिएटिव ऐसा रखा था कि हम बारिश करेंगे ना, बारिश में लव रोमांस होने वाला है ये सब। तो हमने उसी दिन ये किया, डिसाइड किया, और रात का शूट था, और हमने सब रेन सब मंगा लिया, सब कुछ मंगा लिया। जब ये एक्टर आया ना, अरे देखा पहले मुझे बुलाया बाबा मेरा ऐसा मैंने इतना ऐसा पूरा ऐसा काला दिखेगा मुझे पूरा दिखा रहा है वो ऐसा। अभी मैं भी स्ट्रेस में, अभी क्या करें। फिर डायरेक्टर और सीनियर थे, तो उसको बोलने के लिए वो डर रहा था। तो फिर वो बोला कि नहीं आप ही बताओ बाबा, मैं कैसे बताऊँ। तो बता रहे थे, तो फिर दोनों भी मेरे ऊपर आए, क्या करे राजू, क्या करे बोले क्या है कुछ ना, पहले हेयर वीविंग करा उनको बंदाना बांध के करवा लो। सो उसका पूरा क्रिएटिव प्रोसेस पूरा चेंज करना पड़ा। सो यस आई रिमेम्बर कि उसके भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस है। आप बारिश में नहीं जा सकते, पसीना नहीं निकाल सकते, ये तो पूरा काला से राजू। बट उसमें भी सेम चीज़, अगर सपोज मेरे पास पेशेंट आते हैं जी, इनको भी सब चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, एंड अगर उनको फोबिया है नीडल से, प्रोसीजर से, तो उनके लिए वो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं करना है। उनको अगर वो करके उनकी मीटिंग्स, ये तो हम एक्सट्रीम कंडीशन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जहाँ पे बारिश की सिचुएशन क्रिएट करनी है, ऑल दिस थिंग। बट सपोज एक एल्डरली पर्सन, उसको सिर्फ मीटिंग करनी है AC रूम में बैठ के, और उनको ये सब कुछ नहीं करवाना है, फाइबर इज अ गुड ऑप्शन, व्हाई नॉट। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एग्जैक्टली पेशेंट सिलेक्शन, अगर वो पेशेंट को डायबिटीज़ है, सीवियर डायबिटीज़ है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, एक ऐसी एज आ चुकी है जहाँ पे वो बोलते हैं उमंग मुझे ये सब नहीं करवाना है, दूसरा कोई ऑप्शन बताना मुझे। या तो ग्रेड ऑफ बालनेस इतना हो चुका है कि शायद से सर्जिकली मैं कुछ खास उनको बेनिफिट ना दे पाऊँ, तो विग इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो वो पेशेंट को क्या चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए आजकल विग्स इतने अच्छे आने लग गए ना, यानी मैंने अभी बीच में एक्टर को ही देखा था, यानी आई कैंट बिलीव कि उसने विग पहना था, यानी पैचेस और ऐसे टाइम पे वो चालू कर देते लोग कि वो आपको समझ में नहीं आता कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है। बट उसमें जो एक प्रॉब्लम ये आता है कि लॉन्ग टर्म पे कभी कभी कुछ जो ग्लू या कुछ स्टेपल यूज करते हैं, उसकी वजह से स्कैल्प की स्किन होती है वो थोड़ी खराब हो जाती है। अच्छा, तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, है ना। अगर उसको अच्छे से मेंटेन करके रखोगे तो इट्स अ वेरी बेटर ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन आई वुड से। आई सी। बट अब हमें इतना पसीना होता है, सपोज आप समझो कि किसी ने वो पूरा स्कैल्प के ऊपर वो चिपका के रखा हुआ है, तो उसको 7 डेज़ पे या 15 डेज़ पे निकाल के मेंटेन करना, तब जाके नीचे की स्किन वापस से क्लीन होएगी। ये तो मेंटेन करना है उसको, ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया और 10 साल तक उसको निकलना नहीं है।
उसको मेंटेन करना होता है, राइट। उसको क्योंकि उसके जैसे कि हमने मुझे इतना पैच है समझिए और थोड़े से बाल है नहीं, ऐसा नहीं है नहीं, हाँ? नहीं एब्सोल्युटली नहीं। बट अगर जो थोड़े मेरे बाल अगर जो आ रहे हैं मैंने उसको शेव करना पड़ेगा एवरी टाइम कितना 3 दिन 4 दिन या नहीं, उसको एक बार शेव करके वो पैच लगा। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट, हो सकता है कि उसमें और एडवांसेस आ गए हो नए, लेकिन जितना मुझे आइडिया है कि उतने स्काल को शेव करते हैं और उसके ऊपर फिर पैच लगाते हैं। उसको या तो ग्लू से लगाते हैं, स्पेसिफिक एडिसिव आता है, या तो फिर रिमेनिंग जो बाल होते हैं उसका स्टेपल हो जाते हैं करके। तो जो स्टेपल होता है वो डेली रिमूवेबल होता है कि आप रिमूव कर सकते हो। जो चिपका हुआ रहता है एडिसिव वाला, वो एवरी 10 to 15 डेज आपको जाके वापस से क्लीन करके वापस से री एडिसिव लगा के उसको ये करना है। इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस। सो टेलीविजन के अंदर डॉक देयर आर सो मेनी पीपल हु वेयर पैच एंड आपका ओवरऑल लुक चेंज हो जाता है, यू लुक स्टार्ट लुकिंग वेरी हैंडसम। डेफिनेटली। सो द आइडिया इज लाइक, अगर सपोज मेरे पास भी कोई ग्रेड 6 या ग्रेड 7, मतलब ग्रेड मतलब जब बताता हूँ मतलब कितनी तक बाल चले गए उसकी मैं बात करता हूँ। तो सपोज पीछे मेरे पास इतने ज़्यादा हेयर फॉलिकल्स नहीं हैं कि मैं पूरा बाल्डनेस को मैं कवर कर पाऊँ, तो हम आगे एक हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं जी, और पीछे पैच बोलते हैं। राइट। क्योंकि जो डिस्टेंस में एक इंटरव्यू होता है या जब कम्युनिकेशन होता है वो आगे का फ्रंट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Right. तो ये अगर नेचुरल बाल दिख जाते हैं और पीछे पैच हो जाता है, इट कैन सॉल्व द पर्पस। सो इट्स नॉट ओनली वन पाथ सेकंड पाथ, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। कि अगर मेरे पास जैसे बता के 2 बार ट्रांसप्लांट कर लिया लेकिन उसको कहीं डेंसिटी कम आ रही है, वहाँ पे बाद में कैमोफ्लेज आ गया कि आगे मैंने एक हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया, पीछे पैच आ गया, तो कैमोफ्लेज एंड हेयर ट्रांसप्लांट मिक्स हो गया, 2 टेक्निक मिक्स हो गई कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया, उसके बाद पीआरपी भी किया, उसके बाद लाइफस्टाइल और मेडिसिन तो कंटिन्यूस चल ही रहा है। तो ये सब पाथ है बट इंटरकनेक्टेड पाथ है। डॉक्टर आपने अर्लियर मेंशन किया था डोनर सेल्स आपके अगर कम हो तो, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि डोनर सेल्स सिर्फ सर के बाल हो सकते हैं या इट कैन बी योर अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हेयर, हाथ के हेयर की बात करो, दे आर स्मॉलर इन लेंथ, आपके सर पे वो सेम वही लेंथ देते हैं या नहीं देते? सो अगेन नकुल, बीच में एक ऐसा फेज आया था जो बालों के ऊपर 2-3 मूवीज बैक टू बैक आ गई थी करके। सो तभी भी ये बहुत कॉमन जोक हो गया था, कहाँ के बाल निकालोगे तो ये हमारे साथ भी हुआ है करके। लकीली या अनफॉर्चुनेटली आप समझ लो कि जिसके बॉडी हेयर ज्यादा रहते हैं उनको फिर बाद में बाल्डनेस आती है, बिकॉज़ ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी हैवी बॉडी हेयर, एट द सेम टाइम इज गोइंग टू कॉज और डिक्रीज इन योर स्कैल्प हेयर, बिकॉज वो एक ही हार्मोन के ऑपोजिट इफेक्ट आती है बॉडी हेयर के ऊपर, स्कैल्प हेयर के ऊपर। तो नॉर्मली सारे पेशेंट हमें यही बोले, सर यहाँ के बाल चले गए, पूरे बॉडी में है, जहां से भी निकालो बट द आइडिया ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट एंड प्लास्टिक सर्जरी इज टू गिव द रिजल्ट विथ मिनिमम डोनर साइड प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब अगर मैं नोज जॉब कर रहा हूँ और यहाँ से बड़ा स्कार देकर कर रहा हूँ तो इट्स नॉट अ गुड नोज जॉब। हमें ऐसी जगह से करना होता है कि वो ना दिखे, कि चाहे वो बॉडी कॉन्टूरिंग हो, कि हमें जहाँ से भी कुछ चीज़ ले रहे हैं वो छुपी हुई होनी चाहिए, है ना। कि अगर मैं नेक लिफ्ट कर रहा हूँ, फेस लिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे निशान आते हैं कि जो छुपे हुए रहते हैं। तो डोनर साइड फॉर हेयर ट्रांसप्लांट ये पीछे का एरिया, ऑक्सीपिटल एरिया रहता है। अगर हम देखेंगे कि कितने भी बुजुर्ग दादा रहते हैं जिसके बाल थोड़े बहुत कम हो गए होते हैं जिनके, इनके लेकिन पीछे के बाल रहते हैं, तो ये परमानेंट हेयर बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, क्योंकि उनके ऊपर टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर है ही नहीं, भगवान ने दिया ही नहीं है वहाँ पे। तो जो एक मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है बाल्डनेस के लिए, जो टेस्टोस्टेरोन है, वो आगे के बालों में है, पीछे के बालों में नहीं है। और भगवान ने अपनी बॉडी में बहुत पोटेंशियल दिया हुआ है, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, स्किन हो या हेयर हो, 40 या मसल्स हो, अपने पास 40 to 50% एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, हम सिर्फ उसको यूज़ नहीं करते। या ब्रेन हो, तो पीछे इतने सारे हेयर फॉलिकल्स हैं हमारे पास कि उसके आधे निकाल के हम आधे आगे ट्रांसप्लांट करके फिर भी पीछे अच्छी डेंसिटी दिखे और आगे भी अच्छी डेंसिटी दिखे। तो हम क्या करते हैं, अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 50 हेयर फॉलिकल्स है, हम उसमें से 25 निकाल देते हैं, जिसको ग्राफ्ट बोलते हैं। एक ग्राफ्ट में 1, 2, 3 या 4 फॉलिकल्स हो सकते हैं, और वो हम आगे एक नीडल से या इम्प्लांटर से होल्ड करके उसके अंदर डाल देते हैं। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक गार्डनिंग और अ प्लांटिंग। मैं नर्सरी में गया, वहाँ से पौधा लेके आया,
और मैंने अपने गमले में वो पौधा डाल दिया जी। मैं नर्सरी में जाके पौधे को डी रूट करके नहीं लेके आता हूँ, उसके रूट से खींच के नहीं लेके आता हूँ, उसकी मिट्टी के साथ लेके आता हूँ और यहाँ पे अपने पौधे में उसको मिट्टी के साथ डालता हूँ। तो जो ग्राफ्ट है उसके आजू बाजू थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू भी रहता है, तो हम उसको पंच करते हैं, वो ग्राफ्ट को बाहर निकालते हैं, आगे होल्ड करते हैं, उसको अंदर डाल देते हैं। ओके। फिर उसको ब्लड सप्लाई मिलता है 7 डेज में, वो फॉलिकल होता है, वो जाता है हाइबरनेशन में और तीसरे महीने से चौथे महीने से उसमें से फॉलिकल में से बाल आना चालू होता है। ये पूरा हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर है। क्या अमेजिंग बॉडी होती है। बहुत अमेजिंग बॉडी होती है, अपना ग्रोथ पोटेंशियल बॉडी में बहुत अमेजिंग है। एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम 4500 अप टू 5000 ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैं 2 भी पकड़ूँ एज एन एवरेज, सो 10,000 हेयर हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं 2 दिन के टेन्योर में। सो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, दिस इज लाइक विथ लाइक रिप्लेसमेंट। मतलब ये पीछे के बाल, स्कैल्प के ही बाल स्कैल्प में जा रहे हैं। बियर्ड के बाल जो है वो थोड़े यंगर है, अपने को ये 16 साल की या 15 साल में आना चालू हुए थे, तो ये थोड़े यंगर या थिकर है। और बॉडी के बाल की लाइफ साइकिल डिफरेंट है। हम कभी भी सैलून में जाके ये नहीं बोलते हमारे चेस्ट के बाल काट के दो करके, जबकि हम 2 महीने में जाते हैं हेयर ट्रिमिंग करवाने के लिए और मे बी 7 या 15 मिनट बियर्ड ट्रिमिंग करने के लिए। राइट। इन माई क्लिनिक हम लोग चेस्ट हेयर लेते हैं, हम बॉडी हेयर नहीं लेते, बिकॉज अगर मैं बॉडी से लेना चालू करूँगा, अगर यहाँ पे डर्टी स्कारिंग आ गया तो यहाँ पे डॉट 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 दिखेंगे, क्योंकि जहाँ से मैं बाल लूँगा उसके रूट के साथ, मतलब स्किन में मैं छोटा सा होल्ड करके लेता हूँ। राइट। तो अगर वो बहुत अगली दिखेगा एंड उसको लोग पूछते रहेंगे कि भाई वो तो सब ठीक है, ये क्या है, ये क्या हो गया? बाल तो आ गए लेकिन ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो गोइंग बैक टू द प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, दैट्स नॉट एडवाइजेबल। Okay. बॉडी हेयर का जो लाइफ साइकिल है विल नॉट मैच विद दिस। नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल के साथ, जहाँ पे पेशेंट के रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और ये कम है। सो मैं यहाँ से फर्स्ट सपोज 4000 ग्राफ्ट मुझे डालने हैं, 3000 पीछे से ले सकता हूँ, फिर मैं 800 के आसपास बियर्ड से लूँगा जो डाउनवर्ड फेसिंग एरिया है, Okay. नॉट फ्रॉम द जॉ लाइन। Right. तो जो हिडन एरिया है वहाँ से, ये जो ट्राइंगल है वहाँ से हम Right. लेते हैं, वो भी एक बाल छोड़ के एक बाल लेते हैं, तो ये वापस से भर जाता है। ओके। एंड जो 100-200 बाल बचे वो फिर मैं चेस्ट से लूँगा। ओके। जो हेयरलाइन बनेगी वो स्कैल्प के बालों से बनेगी। पीछे 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 जाते डेंसिटी क्रिएट करने के लिए मैं बियर्ड और चेस्ट के बाल यूज़ करूँगा। ऐसा नहीं कि ये स्कैल्प के, ये बियर्ड के, ये चेस्ट के, ऐसा नहीं। वो कौन सा बाल कहाँ यूज़ करना है, इट इज़ ऑल अबाउट आर्ट एंड साइंस मिक्स करके उसको करना है। सो आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि ये जब वो ट्रांसप्लांट करते हैं तो काफी लोगों का दिखता है, Yes, यू नो, yes. सो और किसी को नहीं दिखता। Yes, yes. तो क्या रीजन हो सकता है? कितना आर्टिस्टिकली उसको किया गया है, okay. वो है। I तो see. इट्स नॉट अबाउट द ट्रांसप्लांट, इट्स ऑल्सो अबाउट एनी बॉडी कॉन्टूरिंग और एनी फेस प्रोसीजर्स, एनी बोटॉक्स, एनी फिलर, Right. है ना। Yeah. तो अगर उसको सही मात्रा में किया जाता है हाँ, तो वो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देते हैं। ओवरडू करने के चक्कर में कभी कभी काम बिगड़ जाता है, और ये समझना, आई वुड लाइक टू टेक दिस प्लेटफॉर्म एज एन दिस थिंग, कि ये समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम कि जिसको फिर प्लास्टिक सर्जरी को ब्लेम किया जाता है जी। कि प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया इसलिए ये हो गया करके, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ब्यूटीफुली डन तो कितने सारे प्लास्टिक सर्जरी के अच्छे रिजल्ट भी घूम रहे हैं वर्ल्ड में। जैसे कि बॉडी में काफी जैसे कि आपने बताया टमी टक इन करना हो या ब्रेस्ट ब्रेस्ट, आर्गुमेंटेशन। हाँ वो करना हो, Yes, या yes, yes. चिन के हो गए, तो Yes. ये लड़कियां को करना होता है, Yes. डेफिनेटली करना होता है। बट मैंने एक चीज देखा है कि लोग है ना लिप्स पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट Yes. कर रहे हैं आज की Yes, तारीख yes, में। yes. So, वो क्या रीजन हो सकता है कि लोगों को सबके जैसा ही देखना है उसके लिए, या अपनी जो लिप्स होती है वो अपर लिप्स छोटी होती है, क्या रीजन क्या है? उसका ये रीज़न है, आई थिंक जब कोविड के टाइम पे, जब पेंडेमिक के टाइम पे ज़्यादा जूम कॉल्स वगैरह बढ़ना चालू हो गए, हाँ जी। या मीटिंग सारा कुछ ऑनलाइन होना चालू हो गया, हाँ। तब लोगों ने अपने आप को ज़्यादा देखना चालू किया, है ना। वेरी नाइस। Yeah. आई नेवर थॉट अबाउट I इट। know, man. उसके पहले जब आप देखते थे अपने आप को शायद से दिन में 1 या 2 बार, जब घर से निकलने के टाइम पे और घर पे आने के टाइम पे। हाँ। पेंडेमिक के टाइम पे आप 6 घंटे की मीटिंग कर रहे हो, मतलब आप ऑनलाइन बैठे हुए हो, उसमें 2-3 मीटिंग है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ 10 मिनट के बाद जब आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, आप अपने आप को देखना चालू कर देते हो कि मैं कैसे दिख रहा हाँ, हूँ, correct है। मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसा बैठा हूँ, कैसा तो फेस वो टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट होना चालू हो गया। जी जी। इट्स नॉट ओनली द लिप्स,
इट्स ऑल अबाउट द, मतलब जो मेरे पास लोग आते हैं कि मुझे थोड़े ये चिक बोन हाई चाहिए, थोड़ा ये पॉइंट ही चाहिए, और बात वहाँ पे खत्म हुई तो भी ठीक है, अपना देखने के बाद दूसरों को भी देखती है वो वापस से विंडो के वो कैसा दिख रहा है, वो कैसे दिख रही है करके, और फिर वो कंपेरिजन चालू हो जाता है. राइट. सो हाँ, फिलर लिप इट्स वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रोसीजर. एंड इवन जेन जी जो हम बोलते हैं कि एक मेंटालिटी थी अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स की और जनरेशन की, मैं बोलूँगा कि जो लोग आते थे कि यार मैं अगर इतना पैसा डाल रहा हूँ और मैं ये प्रोसीजर करवा रहा हूँ तो मुझे उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए. जेन जी जो है वो बोलते ठीक है सर, ये मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, वर्स टू वर्स क्या होगा, यही आ जाएगा ना वापस, तो देन लेट्स ट्राई. वो दे आर मोर इनटू एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स कि चलो ठीक है ना, मैंने पैसे डाले, मुझे करवाना है मेरे लिए, लेट मी एक्सपीरियंस इट, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं वापस करवाऊंगी, नहीं लगा तो क्या वापस ऐसा ही लिप का शेप हो जाएगा ना, लेट्स ट्राई दिस. क्योंकि अगेन इन एक्सपर्ट हैंड वो इतना ब्यूटीफुल और सटल रिजल्ट देता है कि वो पेशेंट थोड़ी बहुत तो खुश हो ही जाती है वो शेप वगैरह देख के, और प्रिटी दिखते हैं. तो लिप्स ले लो आप, फीलर बोटॉक्स ले लो. लोगों का कुछ जो पेशेंट आते हैं डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, तो यस कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ये न्यूरोटॉक्सिन दे के जो रिंकल्स भी हम कम करते हैं, या तो फिलर डाल के कहीं अंडर आई भरते हैं, लिप करते हैं, नाक का शेप देते हैं, सो दे आर नाउ वेरी मच कमिंग फॉर दैट. एंड जैसे बॉडी कॉन्टूरिंग भी बात कर ले तो सपोज नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल, जो ये सारे मेरे कैबिन में हुए एक्सपीरियंसेस इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ, विच कैन गिव एजुकेशन एंड अवेयरनेस टू द व्यूअर्स. एक पेशेंट आके जस्ट ऐसे डिस्कस करना चालू किया एंड शी वाज लाइक कि सर मैं ना बहुत ब्यूटीफुल होती थी, मतलब ऑफिस में ना सब लोग वो मुझे अटेंशन मिलता था मुझे करके. फिर शादी हो गई एंड फिर प्रेगनेंसी हुई. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बच्चा भी अच्छा भी बड़ा हो रहा है, लेकिन ये ना ये नीचे का जा नहीं रहा है. रोज सुबह ना मैं देख के मेरे को नहीं अच्छा लगता है करके. मैं जिम करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन वो नहीं जा रहा है. मेरा हस्बैंड भी खुश है, वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ, बट आई जस्ट डोंट लाइक माई बॉडी बिकॉज मैंने कभी अपने को ऐसे देखा ही नहीं है. इट्स जस्ट ये इवेंट की वजह से देख रही हूँ मैं करके, एंड आई एम जस्ट नॉट कमिंग इन सिंक विद दैट. सो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद दिस पीपल कि यार सच्ची में कितनी प्रायोरिटी है, एंड इफ वी फाइंड कि उसकी प्रायोरिटी जेन्युइन है एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, सो देन ऑफ कोर्स लाइपोसक्शन करके या टमी टक करके हम उनको अगर क्रिस्प बॉडी दे सकते हैं. एंड देर आर एन नंबर ऑफ रिजल्ट्स नॉट ओनली इन माई क्लिनिक, एवरी प्लास्टिक सर्जरी जो एस्थेटिक काम करते हैं उनके क्लिनिक के, द पीपल आर लविंग द रिजल्ट. वो बाद में फेसबुक पे सोशल मीडिया पे जो फ्लॉन्ट करते हैं, एंड दे हैव अर्नड इट, आई वुड से कि उनको कुछ चाहिए था, उन्होंने वो सोचा, एक सर्जन के पास गए, सिलेक्ट किया, उन्होंने वो उसका पोस्ट ऑप जो भी रिकवरी थी उन्होंने वो सहन किया और उन्होंने वो अचीव किया, एंड दे आर हैप्पी. एंड उसके बाद जो उनका फैमिली इक्वेशन या जो हैप्पीनेस क्वेश्चन रहती है एक बंदे की, वो कितना चेंज हो जाता है. तो दैट्स व्हाई दिस इज अ लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन. वी ऑल्सो हैव सम पेशेंट्स जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद ब्रेस्ट सेग हो जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है कभी कभी. ऑन द अदर हैंड कभी कभी ब्रेस्ट बहुत एनलार्ज हो जाती है, देन देयर इज अ लॉट्स ऑफ बैक पेन, शोल्डर पेन, नॉट एबल टू फाइंड अ पर्टिकुलर मेजरमेंट इन गारमेंट्स. वो हर टाइम कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उनको. एंड देन व्हेन वी डू अ ट्रांसफॉर्मेशंस, इधर रिडक्शन, लिफ्टिंग और ऑगमेंटेशन, चाहे फैट डाल के या इम्प्लांट डाल के, they give a beautiful result. So ये जो टमी टक इन कहा आपने, वो कितना टाइम तक हो जाता है? It's a lifelong thing. So कितने टाइम में प्रोसीजर होती है? प्रोसीजर और हीलिंग होने में कितना टाइम लगता है? So again इसके लिए मैं एक एग्जांपल ऐसा देता हूँ कि सपोज मैट्रेस है और ऊपर बेडशीट है. अगर बेडशीट अगर लूज हो चुकी है तो उसको क्रिस्प टाइट करने के लिए उसको खींच के टक करना ही पड़ेगा, है ना. अगर मैं सिर्फ एक वैक्यूम डाल के उसका जो रिंकल से हवा निकाल दूंगा तो वो रिंकल तो रहेगी कहीं ना कहीं. एग्जैक्टली अपनी जो कोर बॉडी है, जो कोर स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो मैट्रेस है, और उसके ऊपर जो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू है वो उसकी अपनी बेडशीट है. जब प्रेगनेंसी होती है या वेट वेरिएशन होता है तो कभी कभी जो एब्स मसल होते हैं वो थोड़े दूर हो जाते हैं, जिसको डायवरिकेशन ऑफ रेक्टाई बोलते हैं हमारी भाषा में, या थोड़ा कभी कभी हर्निया जैसा रहता है. तो इसलिए अगर टमी टक में हम लोग नीचे से स्किन को ओपन करके वो मसल्स को टाइट करते हैं वापस से.
तो वापस एक फॉर्मनेस आती है, एक जो आर ग्लास जो साइड से बोलते हैं वेस्ट लाइन बनती है, जी जी जी, क्योंकि वो लूज हो चुका था, वो पूरा फैला हुआ टमी दिखता है। जब पूरा अंदर से टाइट कर दिया और उसके बाद एक्स्ट्रा स्किन को खींच के जब काट देते हैं तो वो एकदम क्रिस्प टाइट लुक आता है। ये प्रोसीजर 4 घंटा चलती है, 3.5 से 4 घंटा, एंड इसकी रिकवरी होती है 15 डेज टू 21 डेज डिपेंडिंग ऑन द बॉडी प्रोफाइल। किसी के अगर कोर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अगर सपोज उनके प्रोटीन्स विटामिन की कमी है, थोड़ा विल पावर की कमी है, तो थोड़ा ज़्यादा हैंड होल्डिंग करके, बट बाय द एंड ऑफ 21 डेज टू 28 डेज दे आर गुड टू वॉक। And this, as compared to non-invasive procedures, is a better result-oriented. Of course, उसके risk factor है, but in a trained center वो काफ़ी कम हो जाते हैं, जहाँ पे SOPs फॉलो होते हैं। सो ये जो टमी का जो प्रोसीजर आपने जो बताया, वो सेम चीज़ थाइस के लिए, या आप जो कह रहे थे सो बॉडी कॉन्टूर के लिए राजीव 2 चीज़ होती है, लाइपोसक्शन, मतलब स्मॉल होल्स करके हम फैट को बाहर डिसॉल्व करके निकाल देते हैं। इसको अगर बहुत ही घरेलू भाषा में बोलना चाहूँ तो दही का छाछ बना के छाछ को बाहर निकालना है। क्योंकि दही जो है वो चिपका हुआ है मसल्स को और अंदर स्किन को, जहाँ पे जो फैट है वो कहीं ना कहीं स्टबन फैट आपके स्किन के नीचे और मसल्स के ऊपर चिपका हुआ है। सो व्हेन वी गो इनसाइड विद अ हॉलो पाइप, उसको डिसॉल्व करके हम हॉलो पाइप से निकालते हैं तो वो फैट बाहर आना चालू हो जाता है। अब कहाँ से कितना निकालना है वो साइंस है, क्योंकि वो तो मैं कितना भी निकाल दूँ और फिर मैं डैमेज भी कर दूँ, तो वो एक लर्निंग कर्व, एक्सपीरियंस का वही फ़ायदा होता है कि भाई कहाँ पे कितना निकालना है और आपको कैसे बॉडी स्कल्प्ट करना है। ये हो गया लाइपोसक्शन। एडवांस लाइपोसक्शन में हम लेज़र से या तो अल्ट्रासोनिक प्रोब से फैट को पिघलाना चालू करते हैं और उसको बाहर निकालना चालू करते हैं। तो वो वाला काम हो गया मिक्सचर वाला काम, वो भी होल से, कि जहाँ पे आपने एक ऑटोमेटिक मतलब मशीन में इन्वेस्ट किया जिससे कि आपका लेबर कम हो जाए और पेशेंट का जो अंदर की स्किन है उसमें स्क्रैच ना हो करके। मैनुअल लाइपोसक्शन में आप स्क्रैच करते हो और आप सब बाहर निकालते हो, बट एंड पॉइंट सेम है। मतलब अगर मैं मैनुअल लाइपोसक्शन करता हूँ और एडवांस लाइपोसक्शन करता हूँ, तो एडवांस लाइपोसक्शन का अभी बेनिफिट ये है कि ब्लीडिंग कम होता है, वहाँ पे एकाइमोसिस जो ब्लड के थोड़े बहुत दाग आते हैं कुछ इनिशियल 5-7 डेज के लिए वो कम होता है, इडीमा स्वेलिंग थोड़ा कम आता है, पेन कम आता है, रिकवरी फास्ट हो जाती है। क्योंकि मैंने अंदर जाके सिर्फ लेज़र बीम को छोड़ा है जो फैट को पिघला रहा है, मैं घिस के फैट को नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कम घिसा है, स्क्रैच किया है, वहाँ पे स्वेलिंग कम आ जाती है। सो दैट्स एन आइडिया। तो जैसे जैसे अभी साइंस बढ़ते जा रहा है, मशीन से आते जा रही है कि जहाँ से आप बेटर रिजल्ट दे पाओ, कॉम्प्लिकेशन कम कर पाओ और पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो ये हो गया लाइपोसक्शन के बारे में कि जहाँ पे आप फैट को पिघला के फैट को बाहर निकाल रहे हो, चाहे वो मैन्युअली कर रहे हो या तो वो पावर असिस्टेड होता है जहाँ पे कैन्यूला जो अंदर जाता है वो खुद ही ऐसे हिलते हैं कि वो फैट को तोड़ता है, जैसे वो रास्ता कैसे खोदते हैं। या तो हो गया ऑटोमेटेशन, आप अल्ट्रासोनिक प्रोब से या तो लेज़र से फैट को पिघलाते हो और वो फैट बाहर आता है। बट देन यू हैव टू इन्वेस्ट in an instrument and then it becomes little expensive than this manual liposuction. Okay. लेकिन अगर ये सब करने के बाद स्किन रिकॉइल अच्छे से हो जाती है, अगर यंगर स्किन है जिसने प्रेगनेंसी नहीं देखी है, वेट वेरिएशन नहीं देखा है, अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं है, प्रोटीन इंटेक अच्छा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो रिट्रैक्ट हो जाएगी। अगर बाकी सारे प्रॉब्लम्स तो रिट्रैक्ट नहीं होएगी शायद, तब जाके टक सर्जरीज आती है। अगर मुझे लगता है कि लाइपोसक्शन करके भी फोल्ड शायद से ना जाए स्किन का, स्किन तो रहेगी, वो अंदर से रिकॉइल नहीं करेगी इतना, इलास्टिसिटी की अपनी बात की, तो फिर मुझे काट के उसको स्टिच करना पड़ता है, स्कार आएगा, स्कार धीरे धीरे लाइट होता है, बट इट्स ऑलवेज हिडन स्कार, बिकिनी स्कार होता है उसमें टमेटो वगैरह। राइट। सो जो हीलिंग प्रोसेस है वो इतना ही 28 डेज 30 डेज टाइप लगेगा इनमें भी? अगर यंग लड़कियाँ आती हैं मेरे पास, हाँ जी, जो लेस देन 30 इयर्स की मैं बोलूँगा, एंड विदाउट एनी एडिक्शंस और हाई प्रोटीन एंड वेरी मच एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, तो 5 to 7 days. So they are active in 5 to 7 days. They can go to mall, do shopping, roam around in second day. Oh wow. They go back to their home on the very same day. Okay. So the good part about this, Nakul and Rajiv, कि हम बॉडी कैविटी के अंदर नहीं जा रहे हैं. As a plastic surgeon, we are surface surgeon.
हम यहाँ पे जाके ऊपर काम, तो कहने के लिए 6 घंटे की सर्जरी है बट हमने ऊपर काम किया हुआ है। तो मोमेंट वो जिए एनेस्थीसिया के इफेक्ट से बाहर आते हैं, थोड़ा बहुत मोबिलाइज करना चालू कर दिया, दे गो होम ऑन द वेरी सेम डे। तो वो एक अच्छी चीज़ होती है इसमें। नाइस। तो आपके क्लिनिक के अंदर बहुत सारी सेक्स चेंज ऑपरेशंस भी होते हैं। दैट्स राइट। सो आई एम वेरी इंक्विजिटिव अबाउट इट, क्योंकि और बेस्ट आई नो ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, बिकॉज देयर इज सम ट्रीटमेंट व्हिच हैपेंस ओनली इन योर क्लिनिक। दैट्स राइट। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड, जो पेशेंट्स आते हैं उनका मेंटल स्टेटा क्या होता है, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि बिकॉज दिस इज इट्स नॉट लाइक अ लाइपोसक्शन या फेस ऑगमेंटेशन और समथिंग लाइक दैट, इट्स अ वेरी बिग सर्जरी। आप अपना सेक्स चेंज कर रहे हो। यस। सो नकुल, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स, और मैं भी शायद से इसके खिलाफ हूँ, उनको पेशेंट्स बोलने के लिए, बिकॉज दे आर इंडिविजुअल्स, दे हैव फुल राइट टू बी लिविंग देयर लाइफ इन द जेंडर दे अफर्म, है ना। सो इसको जेंडर अफर्मिंग सर्जरीज बोलते हैं या जेंडर कन्फर्मेशन सर्जरीज बोलते हैं। पहले इसको जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरीज बोलते थे जी। बट देन अगेन देयर आर सम सोसाइटीज डिस्कशन हुआ एंड मतलब वी आर नॉट एनीवन टू रीअसाइन एनीवन, मतलब हम कुछ ऐसे कुछ नहीं कि हम रीअसाइन करें। इट्स अ जेंडर अफर्मिंग सर्जरीज एंड द प्रॉब्लम बाय विच दे हैव, और जो हम ये बोलते हैं कि ये जेंडर डिस्फोरिया इंडिविजुअल्स है। दैट मीन्स जो जेंडर में परसीव, अगर मैं खुद की बात कर लूँ तो मुझे जो भगवान ने जेंडर दिया है और मैं जो अपने आप को परसीव करता हूँ वो अलाइंड नहीं होता है उसमें। अब उसमें पीडियाट्रिक जेंडर डिस्फोरिया बहुत कॉमन चीज़ होती है, जहाँ किसी लड़के को लड़की के ड्रेस पहनने का मन करता है, या वैसे डांस करने का मन करता है, या लिपस्टिक लगाने का मन करता है, या लड़की को लड़के जैसा शर्ट पहन के, गॉगल पहन के, बॉयकट करके घूमने का मन करता है। उसके जेनेटिक फैक्टर्स है, डेवलपमेंटिंग फैक्टर्स है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें। लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो ये सारे हॉर्मोन्स की वजह से वो सप्रेस हो जाता है। देन यू बिकम इधर, जो आपको जेंडर दिया गया है आप उस तरफ मुड़ जाते हो, आप अपनी लाइफ ऐसे जीना चालू कर देते हो। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स जो रहते हैं वो अपना को जो परसीव करते हैं और जो उनको दिया गया जेंडर वो मैच नहीं रहता। अगर सपोज मैं अपने आप को अंदर से लड़की मानता हूँ कि यार मैं लड़की ही हूँ, और ये कुछ साइकेट्रिक इश्यू नहीं है, ये ऐसा चीज़ नहीं है कि कुछ मुझे दूसरे मेरे इंडिकेशन से इसमें राइट। तो मैं कंटिन्यूज अपने साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, सोसाइटी के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, बिकॉज दे वॉन्ट मी टू लिव एज अ मेल, बिकॉज सोसाइटी मेल मेल कैसे दिख रही है मेरे को, मैं थोड़ी कोई भी हरकत ऐसा कर दूंगा कि जो मैं करना चाहती हूँ तो मैं अलग हो जाऊंगी करके। तो एक कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट है। एंड देन पीपल कम आगे कि नहीं अब बहुत हो चुका है, आई वॉन्ट टू लिव लाइफ एज आई परसीव माई सेल्फ। एंड देन एक प्रोसेस है सोशल ट्रांजिशन, मतलब द इंडिविजुअल स्टे इन देयर प्रीफर्ड जेंडर फॉर 1 year, दे फील हैप्पी। उसके पहले उनका एक साइकोलॉजी एनालिसिस या साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होता है कि कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं है, ये सब की ट्रीटमेंट चलते चलते एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर सोशल ट्रांजिशन होता है, फिर हार्मोनल ट्रांजिशन होता है जी, दे टेक द हार्मोन्स। एंड अगर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ऐसे बोलते हैं कि अभी इसकी हैप्पीनेस बढ़ रही है, शी इज़ और ही इज़ हैप्पी इन द सोसाइटी, हमें सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं यू कैन गो अहेड विद द सर्जरी एंड देन वी डू द सर्जरी। एंड जब उनके कुछ ऑर्गन्स रहते हैं उनको हम चेंज करते हैं एंड दे आर देन एट पीस विद देमसेल्फ। तो हमें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि सेक्सुअलिटी इज़ डिफरेंट देन जेंडर। हमारे माइंड में अभी भी डेफिनेशन सब मिक्सअप है कि व्हाट इज सेक्सुअलिटी, दिस आर नॉट होमोसेक्सुअल, ये सिर्फ सेक्स लाइफ को एंजॉय करने के लिए नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट वांट टू परसीव व्हाट दे फील इनसाइड, जो उनको जेंडर है हम वही दे रहे हैं उनको। सो दिस इज नॉट, आई हैव एन इंडिविजुअल कि जिन्होंने ये ट्रांजिशन 52 ईयर्स पे करवाया, शादी है, बच्चे हैं, उसके बाद करवाया कि आई बिन थ्रू इनफ, नाउ आई वांट टू लिव द वे आई वांट टू लिव। I have an individual coming from New Zealand who had come from New Zealand. At the age of 60, 58, they have done the transition. I know so many individuals around
कि जिन लोग ने बहुत स्ट्रगल किया अपने आप को वो प्रूफ करने के लिए, यंग मेल विद 6 पैक, डोले शोले, एंड दे आर लाइक कि उमंग या मैं फीमेल हूँ, निकाल इसमें से मुझे करके, एंड दिस इज ग्रॉस, मतलब दिस इज टू मच। एंड अब वो रोते हैं कि मैं अपने आप को मेल प्रूफ करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट कि ये जो पैरामीटर्स है वो हमने बना के दिए हुए हैं। भगवान ने तो स्पेक्ट्रम दिया हुआ है पूरा मेल से लेके फीमेल तक का। हमने उसको बाय डायरेक्शन दे दिया, या तो मेल या तो फीमेल, बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये गलत बात है। एंड देखा जाए तो अपनी माइथोलॉजी में, फ्रेंच की हिस्ट्री में कितनी सारी हिस्टोरिकल नॉवेल्स में और ये सब में ये मेंशन किया गया हुआ है, कितने सारे किंग्स है जिन्होंने हाफ लाइफ एज अ क्वीन जिया है, हाफ लाइफ एज अ किंग जिया हुआ है। माइथोलॉजी में ऐसे इंडिविजुअल्स है, मार्थन ऐसे इंडिविजुअल्स है। ये एक ट्रांजिशन हुआ अपने लीगल सिस्टम में जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आए, उन्होंने क्रिमिनल लॉ निकाला जिसमें जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स थे उनको भी डाला गया। अदरवाइज ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा थे सोसाइटी के, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टन इवेंट्स उनको मार्जिनलाइज किया गया है, उनको कुछ जॉब नहीं मिलती है, उनको कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में औहदा नहीं मिलता है, एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर, जेंडर डिस्फोरिया भी एक उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये दोनों लोग के लिए सर्जरीज है, ट्रीटमेंट्स है, प्रोटोकॉल्स है, प्रॉपर तरीके से अगर उसको फॉलो किया जाए तो नेशनल लेवल पे काफ़ी सारे गाइडलाइंस हम बना रहे हैं करके। देर आर सम एसोसिएशन जो इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं लीगल फ्रंट पे एंड काफ़ी सारे फ्रंट पे। अभी तो लीगल हो गया है सेम सेक्स मैरिज। हाँ, तो अगेन सेक्स मैरिज इज अ डिफरेंट थिंग। जेंडर आइडेंटिटी लेटेस्टली एक ट्रांसजेंडर रूल और एक्ट 2019 और 2020 में आए हुए हैं, जिसमें एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है कि जहाँ पे अगर आप एनरोल करते हो तो गवर्नमेंट आपको कुछ सपोर्ट करती है, कुछ स्टेट में, केरला में आपको रीएम्बर्समेंट करती है गवर्नमेंट अगर आप कोई सर्जरीज करवा रहे हो, सो दे सपोर्ट यू, दे गिव यू मनी टू डू योर सर्जरीज। That's very nice of Kerala government. मैंने आपसे डिस्कस किया नकुल कि कुछ कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं कि जो अपने एम्प्लॉय को ये ट्रांजिशन होने के लिए हेल्प कर रहे हैं करके कि ओके वी आर विथ यू, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, इफ इट्स अ प्रॉपर चैनल तो डेफिनेटली। सो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और हाँ, हम ऐसे एक सर्जरीज कर रहे हैं कि जो 4 साल पहले हमने करना चालू किया, एंड मैं और मेरी टीम ने हम ये कर रहे हैं, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोगों ने आना चालू किया। वी हैड वन ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल इन आर टीम जिन्होंने हम साथ में मिलके हम लोग ने डिज़ाइन किया पूरा बिकॉज वो हमारे साथ कम्युनिटी कनेक्ट था कि क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग सर्जरीज से आ रहे हैं। शी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीडबैक प्रोवाइडर एंड शी वॉज एन आर्किटेक्ट हर सेल्फ। तो मैं, मेरे कलीग डॉक्टर नितिन घागे, हम लोगों ने मिल के along with that particular transgender woman हमने पूरा डिज़ाइन किया जो वर्ल्ड ओवर में काफ़ी फेमस हुआ। लोग हमारे पास काफ़ी सारे कंट्रीज से आए हुए हैं, अभी भी आ रहे हैं। एंड देन लाइक कुडोज टू योर टीम कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो कि गायनेकोलॉजिस्ट कभी कभी नहीं बोल पाते हैं कि ये रिकन्स्ट्रक्टेड वजाइना है। सो ये सारी चीज़ें हमें और मोटिवेट करती है और अच्छा काम करने के लिए। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन जो 50 साल तक की एज के अंदर एक डिफरेंट बॉडी के अंदर था, एंड ही वांटेड टू कम आउट ऑफ दैट बॉडी। 58 मतलब उस 58 साल तक उसने कितना कुछ फेस किया होगा अपनी लाइफ के अंदर। मैक्सिमम सुसाइडल रेट्स, बिकॉज उनको कोई समझ ही नहीं पाता है, या तो उनको इतना मार्जिनलाइज किया जाता है सोसाइटी में कि अगर सपोज एक एग्रेसिव पेट्रियार्कल घर में जन्म हुआ है तो उसको बचपन से वो इंडिविजुअल को कितना सहन करना पड़ता है। वो उसके चाहते हैं लिपस्टिक लगाने की, तो चाहते हैं उसकी कुछ ड्रेस पहन के घूमने की, और क्योंकि सोसाइटी की वजह से वो इतना मार्जिनलाइज हो जाता है कि देन सुसाइड इज द ओनली ऑप्शन। तो ये चीज़ से हम आगे बढ़ के अब इस तरफ आ गए हैं कि जहाँ पे पॉसिबल है अच्छे से आपको द वे यू वांट टू लिव वो करना। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उनमें जो इतनी ताकत रहती है, मैंने आज तक उतनी ताकत बाकी नॉर्मल इंडिविजुअल में नहीं देखी। दैट अगेन मेंटली दे आर सो स्ट्रॉन्ग।
बट वी आर वेरी प्राउड कि आप ऐसे इंडियन डॉक्टर हो जो लोग बाहर से आके आपके पास में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। थैंक यू। ट्रीटमेंट तो नहीं बोल सकते लेकिन या अफर्मिंग सर्जरीज करा। बट क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, लोग हम नॉर्मली इंडिया से बाहर लोग जाते थे ये सब कराने के लिए, अभी लोग यहाँ से इंडिया में राजीव बहुत पोटेंशियल है। मेडिकल व्हेन आई टॉक टू दिस इंडिविजुअल्स, हमें लगता है कि इंडिया, लेकिन इंडिया का मेडिकल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इंडिया के बाहर कोई डेवलप सिटी का कंट्रीज में जाओगे, आप देखोगे तो वहाँ पे आप किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को विदाउट जीपी रेफरेंस मिल भी नहीं सकते हो। आपको 21 डेज से 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। राइट। आप ऐसे वॉक इन चल के प्लास्टिक सर्जन को नहीं मिल सकते हो। राइट। I see. अगर मिलना है तो वो बहुत एक्सपेंसिव है प्राइवेट में। इट इज़ चीपर एज कम्पेयर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मैं उसके ऊपर ही आ रहा था। हाँ कि ये सालों से, जैसे डेंटल ट्रीटमेंट ले लो, जब भी नवंबर दिसंबर में जब NRIs वापस आते हैं वो सारे डेंटल ट्रीटमेंट करवाने ही आते हैं और अपने सगे वालों को मिलने आते हैं। शादी वादी कोई सी दौरान होती है। So it is little bit cheaper over here. Yes. और आपको कुछ करना हो तो आप प्लीज आइए मलाड में मीट चौकी पे लोटस बिल्डिंग पे, लेकिन बहुत knowledgeable बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। That is the most important. Thank you Nakul, thank you very much. हम ये हर इंडिविजुअल या हर प्लास्टिक सर्जन ये बातें करते हैं, लेकिन वो कैबिन तक सीमित हो जाती है। जी, वो बाहर नहीं जाती है। जी। तो आई थिंक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपने ये मुझे बुलाया, इनवाइट किया, एंड आई अगर एक दो लोग को भी अगर इससे अच्छा कुछ हो जाए तो आई थिंक इट्स वर्थ। Absolutely. नो थैंक यू कि आप आए, इतना सारा नॉलेज दिया, एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू Thank you so much, Dom. Thank you so much.